अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज सिंस नीट इज़ राउंड द कॉर्नर, मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वो बच्चे जो इस वक्त 12th के एग्ज़ाम के साथ बिजी हैं, एग्ज़ाम देने के बाद या उससे पहले अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो जो ये फोटोसिंथेसिस का पूरा चैप्टर है ये बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा और इसमें से नीट में जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली वो कर पाएंगे। अब अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की जो फोटोसिंथेसिस है इसकी वेटेज की अगर मैं बात करूं तो नीट में चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है। ये पूरी की पूरी एग्जामिनर की डिस्क्रिप्शन है कि वो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछेगा। लेकिन अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं या 3 भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है अगेन कि जो क्वेश्चन सेटर होगा, पेपर सेटर होगा, वो किस चैप्टर को कितना प्रेफरेंस देगा। बेटा आपका टाइम वेस्ट करने के बगैर मैं फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड सम 45 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये जो 45 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इनमें पूरी टेक्स्ट बुक भरी पड़ी है। इस एक लेक्चर के जरिए आपकी जो फोटोसिंथेसिस है पूरी रिवाइज हो जाएगी। मैं सीधे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे जाऊंगा और ज्यादा क्वेश्चंस जो मैंने यहां पे बनाए हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की ओर जाएंगे। अब बिल्कुल एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बेटा क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले बेटा आसानी के लिए मैंने इनकरेक्ट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है बाकी से, ताकि आपको पता चले कि मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को देखना है जो नीट में भी बहुत जरूरी है। तब जाके आप पूरा ध्यान देंगे कि क्या मुझे करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। पहला जो स्टेटमेंट हमारे पास है तो यहां से मुझे जितनी भी स्टेटमेंट्स मेरे पास है इनमें से मुझे बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। नंबर 1, फोटोसिंथेसिस इज ए फिजिको-केमिकल प्रोसेस। बेटा ये एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहां पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, अगर यहां पे होता फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियो-केमिकल प्रोसेस फिर ये गलत था। बिकॉज फिजियो जब भी वर्ड आता है तो वो फिजियोलॉजी के साथ वर्ड आता है, लेकिन यहां पे है फिजिको-केमिकल प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस एक साथ होती है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है, फिजिकल फेज होता है, केमिकल फेज होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक फिजियो-केमिकल प्रोसेस नहीं बल्कि फोटोसिंथेसिस में फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस एक साथ होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस। तो जो पहला स्टेटमेंट हमारा है ये सही है। बेटा दूसरे स्टेटमेंट की ओर जाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर एंड एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ फूड। बेटा जहां तक इस स्टेटमेंट का ताल्लुक है फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होता है ये तो सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो नीट नहीं दे सकता है। तो रिलीज ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन बेटा जो लास्ट वाला है इट्स ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ फूड, बिल्कुल गलत है। फोटोसिंथेसिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। तो बेटा ये दूसरा वाला स्टेटमेंट जो हमारे पास है ये इनकरेक्ट है। बेटा आगे बढ़ेंगे। बेटा variegated leaf experiment confirmed that photosynthesis only occurs in the green parts of the plant in presence of sunlight। बिल्कुल बेटा ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि अगर आपको variegated leaf experiment याद होगा, हमने प्लांट का लीफ लिया था, उसको हमने कवर किया था ब्लैक पेपर से, और बेटा उससे सनलाइट का की इंपॉर्टेंस का बिल्कुल पता चलता है। और variegated leaf आपको पता है इसमें कुछ पोर्शन नॉन ग्रीन होगा, कुछ ग्रीन होगा, और इस एक्सपेरिमेंट में जाने की जरूरत भी नहीं है। बेटा नंबर नेक्स्ट, तो मतलब ये सही है। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जिसको आप फेमसली बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सपेरिमेंट से जानते हैं, कंफर्म्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही है। आपको याद होना चाहिए इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सपेरिमेंट में हमने लीफ का एक हिस्सा एक ऐसे बीकर में रखा था जिसमें हमने स्पंज को सोक किया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहां पे क्या होता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, KHCO3 बनाएगा। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां पे है
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने यूज किया था इस एक्सपेरिमेंट में, वो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बेटा यहां पे बनाएगा KHCO3। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लीव्स के लिए अवेलेबल था, वो किसने एब्सॉर्ब किया, वो किसने यूटिलाइज किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने, और वहां से KHCO3 बना। तो अब बेटा लीफ के पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई बेटा हाउ दिस एक्सपेरिमेंट कंफर्म्ड द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट, बेटा जॉस प्रीस्ले के बारे में पूछा गया है। जॉस प्रीस्ले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1770। बिल्कुल गलत है, ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। तो आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये यहां पे ही हमें प्रूव होता है कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो बेटा ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। आगे बढ़ेंगे। Ingenhouse confirmed the role of sunlight and also the release of oxygen by the green parts of the plant during photosynthesis। बेटा ये भी सही है, आपको याद होना चाहिए। ये जो इंगनहाउस है, इसने एक एक्वाटिक सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट पे काम करके कंफर्म कर दिया कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट का होना जरूरी है, और जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है वो रिलीज करते हैं गैस, और वो गैस ऑक्सीजन है। और बेटा Von Sachs provided evidence for the production of glucose and its storage as starch during photosynthesis। बेटा जरा ये स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए फिर एक बार। Von Sachs provided evidence for the production of glucose and its storage as starch during photosynthesis। Von Sachs ने बेटा क्या किया, उसने बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये कहा कि फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च की शेप में, और उसने ये भी कहा कि जो ग्रीन प्लांट्स के लीव्स होते हैं या ग्रीन पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर कुछ मोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बाद में क्लोरोप्लास्ट कहा गया। तो ये बेटा बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। द रोल ऑफ क्लोरोफिल in plants was for first time confirmed by Priestley। बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रीस्ले को क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता नहीं था। तो प्रीस्ले ने क्लोरोफिल का रोल नहीं बताया, बल्कि क्लोरोफिल के रोल के बारे में एक तो इनडायरेक्टली बेटा इंगनहाउस ने कहा, क्योंकि इंगनहाउस ने कहा सिर्फ ग्रीन पार्ट्स बेटा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और बाद में वॉन सैचेस ने कहा कि ग्रीन पार्ट्स के अंदर मोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो बिल्कुल प्रीस्ले को क्लोरोप्लास्ट के बारे में नहीं पता था। तो Engelmann described the first absorption spectrum of photosynthesis। बेटा अगेन ये गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि एंगलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात की। उसने कहा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में होती है, यानी कि ही टॉक्ड अबाउट एक्शन स्पेक्ट्रम, उसने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात नहीं की। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से स्टेटमेंट नंबर बी, स्टेटमेंट नंबर डी, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। ई ये वाला ऑप्शन इसमें आएगा, जो जो स्टेटमेंट्स हमने कहा कि ये इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है। A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was made by a microbiologist Von Neal। बेटा यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये आपको याद रखना पड़ेगा कि Von Neal was a microbiologist, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जिसने माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन किया, जिसने वाटर के बारे में बात की, वो क्या था, वो क्या वो बॉटनिस्ट था, क्या वो zoologist था? He was a microbiologist। Which of the following is wrong about his work? बेटा पहला, He worked on purple and green bacteria। बेटा सही है, क्योंकि उसने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे काम किया। नंबर सेकंड, he demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction। बिल्कुल बेटा दिस वॉन नील ने कहा कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। नंबर थर्ड बेटा, वाटर एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड विच रिलीजेस हाइड्रोजन टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। बेटा यहां आप देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आप गलत करते हैं वहां पे। बेटा अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं, यहां पे हमारे पास है, चलिए बेटा पहले मैं लिखता हूं जो आपको याद है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे बनेगा C6H12O6, और बेटा यहां पे ऑक्सीजन निकलेगा। आप सबको पता होना चाहिए, यहां पे जो वाटर है, वाटर से क्या होता है, वाटर
वाटर की लाइसिस होती है, जिसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, जब ये ब्रेक होगा वहां से हाइड्रोजन अलग निकलेंगे, ऑक्सीजन अलग निकलेगा। जो ऑक्सीजन यहां से निकलता है वो ऑक्सीजन गैस की शक्ल में रिलीज होता है इनटू द एटमॉस्फेयर। और बेटा जो हाइड्रोजन यहां से निकलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं ताकि वहां से बेटा कार्बोहाइड्रेट बने। मतलब वाटर की यहां पे दो इंपॉर्टेंसेस आपको पता चली। नंबर वन, वाटर ब्रेक होगा, ये प्रोटॉन्स को रिलीज करेगा, ये हाइड्रोजन्स को रिलीज करेगा, या ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ऑक्सीजन बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, ऑक्सीजन गैस, और जो हाइड्रोजन यहां पे है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और बेटा यहां पे ग्लूकोज बनेगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर ने रिड्यूस करवाया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की वजह से इसकी रिडक्शन हुई, क्योंकि इसको वाटर ने अपने हाइड्रोजन दिए और वाटर खुद ऑक्सीडाइज हुआ, यानी कि वाटर इज एन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। और यहां पे रिलीज करता है हाइड्रोजन, और बेटा जो रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सही बेटा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। अब नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसको देख लो बेटा। ये एक आपकी टेक्स्ट बुक अगर आप देखेंगे वहां पे दिया हुआ है 2 times H2O plus CO2। आई मीन यहां पे ये जो H2A है इट इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, हमें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और नेसेसरली हमें वाटर नहीं चाहिए। हमें वाटर नहीं चाहिए बल्कि हमें एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड चाहिए। हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जो हाइड्रोजन डोनेट करेगा, यानी कि वाटर एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड और इट एक्ट्स एज ए हाइड्रोजन डोनर। तो जरूरी नहीं है कि वाटर ही होगा, अगर वाटर के बदले हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, जैसा कि पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूज करते हैं वाटर के बदले, अगर यहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, जरा बेटा मुझे बताइए, हाइड्रोजन सल्फाइड अगर यहां होगा तो यह हाइड्रोजन यहां जाएगा और यहां से निकलेगा सल्फर और वो रिलीज होगा, यानी कि जो ऑक्सीजन यहां पे वाटर में है वही निकलता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। जरा ये वाला देख लीजिए, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे H2A, मतलब ये H2A क्या है बेटा, ये एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होगा। दिस शुड बी एन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। आई मीन बेटा आपकी आसानी के लिए मैं लिख सकता हूं दैट इट शुड बी ए हाइड्रोजन डोनर। ये हमें एक हाइड्रोजन डोनर होना चाहिए, और ये H2A या तो वाटर होगा या तो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन बेटा यहां पे क्या लिखा है, H2A प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये देता है 2A यानी कि ऑक्सीजन, देन CH2O, और बेटा ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको पता होगा, और वाटर। यहां पे लास्ट वाला देख लो, वायर A इज कार्बन डाइऑक्साइड और H2CO3। जो A यहां पे है ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी कि ये H2CO3 होगा। बिल्कुल नहीं बेटा, ये यहां पे एक हाइड्रोजन डोनर होना चाहिए, और इसीलिए बेटा ये स्टेटमेंट जो हमारा है ये गलत होगा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव ऑप्शन नंबर 4। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। बेटा चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। In green plants, water is a hydrogen donor and is reduced to oxygen। क्या ये ठीक है? चलो मैं आप पे छोड़ देता हूं। चलिए दूसरी, ये तब तक आप अंडरस्टैंड कीजिए, मैंने ना ही कहा ये सही है ना कहा ये गलत है। बेटा दूसरा, all photosynthetic organisms release oxygen during photosynthesis। क्या हर कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करता है? नहीं करते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो हाइड्रोजन, ये पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वो तो सल्फर रिलीज करती है, सल्फर की कंपाउंड्स रिलीज करते हैं। इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड एक्ट्स एज द हाइड्रोजन डोनर इंस्टेड ऑफ वाटर। ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर which was provided by using radioisotopic techniques। बेटा ये सही है, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये पानी से आता है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और इसको प्रूव किया किससे, रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से। मतलब बेटा ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा सही है। जरा पहला वाला देख लीजिए, इन ग्रीन प्लांट्स वाटर इज ए हाइड्रोजन डोनर, सही है, एंड इज रिड्यूस्ड टू ऑक्सीजन। लेकिन क्या वाटर की रिडक्शन होती है या वाटर की ऑक्सीडेशन होती है? शाबाश बेटा, ये मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया। वाटर एक हाइड्रोजन डोनर है, जब वाटर हाइड्रोजन डोनेट करेगा क्या वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा? ये आप खुद समझ ले। वी हैव देन क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट
फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं। बेटा पहला वाला देख लो, एट हाई लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, the chloroplasts will be aligned with their surfaces parallel to the walls of the mesophyll cell। मतलब ये मान के चलिए आप मेसोफिल सेल का वॉल, ये मान के चलिए बेटा क्लोरोप्लास्ट, क्या क्लोरोप्लास्ट जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्या ये क्लोरोप्लास्ट इस मेसोफिल सेल के सरफेस के पैरेलल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, तब ये परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि जब सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तब जाके बेटा इन क्लोरोफिल पिगमेंट्स को फोटो ऑक्सीडेशन का खतरा है। तो एट अ वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी ये क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अलाइन करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ताकि इन पे मिनिमम लाइट इंसिडेंट हो। अब बात समझ आ रही है? और इसीलिए जब सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है, ये मेसोफिल सेल की सरफेस है, उस टाइम पे बेटा जो क्लोरोप्लास्ट होंगे दे विल बी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मेसोफिल सेल्स, ताकि बेटा लाइट की इंटेंसिटी कम है और सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब सनलाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, समझ ले मेरी बात, तब जाके लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तब बेटा फोटो ऑक्सीडेशन से खुद को बचाने के लिए क्लोरोप्लास्ट ऐसे अलाइन करेंगे परपेंडिकुलर। जब लाइट की इंटेंसिटी, शाबाश बेटा, जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तब ये क्लोरोप्लास्ट अलाइन करेंगे पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मेसोफिल सेल्स। तो बेटा ये वाला जो है ये बिल्कुल गलत है। अब आगे बढ़िए, ए क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर ऑकर्स बिटवीन ग्राना, स्ट्रोमा लैमेली एंड स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। हाँ बेटा बिल्कुल डिवीजन ऑफ लेबर है। आपने सदाम सर ने आपको पढ़ाया होगा या आपने जूलॉजी में कहीं बार पढ़ा होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर एक इवोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है। इवोल्यूशन के दौरान डिवीजन ऑफ लेबर को प्रमोट किया जाता है। तो यहां पे क्या होगा, जो बेटा ये घराना है बेटा, आपको याद होगा इनमें साइक्लिक नहीं बल्कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। जो स्ट्रोमा लैमेली है इनमें बेटा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, और बेटा जो स्ट्रोमा है इनमें डार्क रिएक्शन होगी। मतलब इनमें होगी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इनसे होगी बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इससे बेटा होगी डार्क रिएक्शन। तो यहां पे हर किसी का अपना अपना काम है, इसका काम अलग, इसका काम अलग, इसका काम अलग, तो इसको डिवीजन ऑफ लेबर ही कहेंगे। तो बेटा ये वाला स्टेटमेंट सही है। देन एट लो लाइट इंटेंसिटी, ये बिल्कुल इसी स्टेटमेंट के रिलेटेड है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। एट लो लाइट इंटेंसिटी द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइंड विद देयर सरफेसेस परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। नो बेटा, दे विल बी अलाइंड पैरेलल टू द शाबाश इंसिडेंट लाइट। बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट, थाइलाकॉइड्स, जिनको आप मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं, जिनके ऊपर बेटा शाबाश थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो लाइट रिएक्शन होती है, और रेस्पॉन्सिबल वही लिखा है, और रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही है बेटा, जो हमारे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होते हैं उनके ऊपर बेटा पिगमेंट सिस्टम्स मौजूद होते हैं, और पिगमेंट सिस्टम्स की वजह से बेटा वहां पे सनलाइट कैप्चर हो जाती है, और उस सनलाइट को जिसमें लाइट एनर्जी है उसको धीरे धीरे बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए उस लाइट रिएक्शन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी। उस लाइट एनर्जी को जो सनलाइट में है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी, उसको हम क्वांटम कन्वर्शन भी कहते हैं। तो बेटा ये वाला बिल्कुल सही होगा। देन डार्क रिएक्शन, जिसको हम कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं, ऑकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल ये तो सबको पता होगा बेटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ओनली एटीपी एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। बेटा लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी और ऑक्सीजन बनता है। बेटा सही है, लेकिन बेटा जो यहां पे ओनली वर्ड है, इस ओनली वर्ड ने इसको गलत कर दिया स्टेटमेंट को। अगर लिखा होता कि लाइट रिएक्शन में एटीपी ऑक्सीजन बनेगा, सही था, क्योंकि लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। लेकिन बेटा ओनली नहीं, क्योंकि बेटा लाइट रिएक्शन के दौरान आपको पता होना चाहिए यहां पे बेटा NADPH प्लस H पॉजिटिव्स भी सिंथेसाइज होते हैं। तो ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाता है। ऑप्शंस आप खुद ही चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता हूं। अब ये मिला के कौन सा ऑप्शन आएगा वो आप खुद देख सकते हैं। मैं यहां पे हर किसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं। बेटा आगे जाएंगे। वी हैव क्लोरोप्लास्ट यूजुअली अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स। बेटा जनरली क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, ये बेटा हमारे पास एक मेसोफिल सेल है,
बेटा मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, ये बेटा क्लोरोप्लास्ट है। और बेटा ये जो क्लोरोप्लास्ट है, देख लीजिए बेटा, यूजुअली अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं होते हैं, ये बेटा मीजोफिल सेल्स के वॉल्स के नजदीक होते हैं। कॉमन सेंस है, अगर ये क्लोरोप्लास्ट सेंटर में होंगे तो इन तक सनलाइट ज्यादा नहीं पहुंच पाएगी। अगर बेटा ये क्लोरोप्लास्ट बेटा सरफेस के नजदीक है तो इन तक सनलाइट आराम से पहुंच जाएगी। यानी कि सरफेस की ओर क्लोरोप्लास्ट का होना ये एंश्योर करता है कि क्लोरोप्लास्ट तक सफिशिएंट सनलाइट पहुंच के वो एब्जॉर्ब करे। लेकिन अब अगर ये बहुत अंदर होंगे प्रेजेंट, तब जाके बेटा इन तक सनलाइट सफिशिएंट अवेलेबल नहीं होगी। तो बेटा देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट यूजुअली अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स। सही है कि गलत है? सही है। ये ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीजन अगर ये है, यानी कि ये अपने क्लोरोप्लास्ट को वॉल्स की ओर अलाइन क्यों करते हैं, अगर इसका रीजन ये होगा, ये ऐसा क्यों करते हैं, तब जाके असर्शन भी सही होगा, रीजन भी सही होगा और ये इसको एक्सप्लेन करेगा। जरा देखते हैं। Chloroplasts are placed inside the mesophyll cells in such a way that they encounter maximum या optimum quantity of instant light। बेटा ये भी सही है, और इसी रीजन की वजह से, ताकि सनलाइट, ऑप्टिमम सनलाइट को एब्सॉर्ब किया जाए, इसी रीजन की वजह से बेटा ये क्लोरोप्लास्ट अलोंग द वॉल्स बेटा ओरिएंट होते हैं। तो यहां पे रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। मोर देन दैट, ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है। बेटा ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। बेटा मैच दी फॉलोइंग, आपको मैच करना है। यहां पे पिगमेंट्स का नाम दिया है, यहां पे कलर लिखा हुआ है। मैं बार बार ये कहता हूं और मैं इस वक्त फिर से बेटा ये रिपीट करूंगा ताकि बेटा आपको ये याद रहे और आपको आसानी हो जाए नीट में ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। बेटा जो हमारा क्लोरोफिल ए होगा, आप थोड़ा सा समझ लीजिए मेरी बात। जो क्लोरोफिल ए होगा, इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन या ब्राइट ग्रीन। आप इसी विजिबल स्पेक्ट्रम पे इसको याद रखिए। क्लोरोफिल ए का कलर होता है ब्लू ग्रीन या ब्राइट ग्रीन। बेटा देन वी हैव क्लोरोफिल बी, इसका कलर होता है, मैं थोड़ा सा यहां पे दिखाऊंगा, इसका कलर होता है येलो ग्रीन। यानी कि क्लोरोफिल ए का ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन। देन वी हैव ज़ेंथोफिल, ज़ेंथोफिल्स का कलर येलो होता है और बेटा कैरोटिनॉइड्स का कलर येलो ऑरेंज या बेटा ऑरेंज होता है। यानी कि यहीं पे आपको सारा मिलेगा, ब्लू ग्रीन, येलो, देन शायद बेटा येलो, ऑरेंज और ऑरेंज। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन या ब्राइट ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, ज़ेंथोफिल्स येलो, कैरोटिनॉइड्स येलो टू येलो ग्रीन। तो इस तरह से आपको जवाब इसका मिला है। मैं तेजी से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है। बेटा आइडेंटिफाई ए, बी and C from the following about the absorption spectrum of various photosynthetic pigments। बेटा ये तीन कलर के ग्राफ आपके सामने हैं। बेटा इनमें हर कोई अलग अलग पिगमेंट की एब्जॉर्प्शन के बारे में हमें कहता है। यानी कि ये जो, अगर आपको पता होगा, सबसे ब्रॉड, मे बी आपने टेक्स्ट बुक से ये समझ नहीं लिया होगा, लेकिन इस डायग्राम से आप समझ लीजिए। बेटा ये जो पहला वाला है ये क्लोरोफिल ए का है, तो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सबसे ब्रॉड माना जाता है और ये क्लोरोफिल है। देखिए यहां पे एक पीक, यहां पे एक पीक, आपको पता होगा जो एब्जॉर्प्शन पीक क्लोरोफिल ए का है दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लू एंड रेड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। यानी कि ये जो ए हमारे पास है ये होना चाहिए क्लोरोफिल ए। बेटा सबसे ज्यादा पीक तो क्लोरोफिल बी की आती है, पढ़ाया होगा आपको आपके टीचर्स ने। तो बेटा ये क्लोरोफिल बी है और ये वाला जो है दीज आर कैरोटिनॉइड्स। तो इस तरह से ए क्लोरोफिल ए, बी क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स जो सी यहां पे है वो कैरोटिनॉइड्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करता है। बेटा आगे बढ़ते हैं। यहां पे और एक क्वेश्चन हमारे पास है। यहां पे आपको चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। बेटा पहला देख लीजिए, पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस, हाँ सब्सटेंसेस तो है, दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्सॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। हाँ, हर किसी पिगमेंट को एक खास वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करने का पोटेंशियल है। जैसे क्लोरोफिल ए को अलग वेवलेंथ से एब्सॉर्ब करने का पोटेंशियल है, कैरोटिनॉइड्स को अलग है। तो ये सही है। ये जो स्पेसिफिक वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल यानी कि पिगमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको लाइट एब्सॉर्ब करने का पोटेंशियल है लेकिन
स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। बेटा दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, there occurs a one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and action spectrum of photosynthesis। बेटा ये समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहां पे आपके सामने ये ग्राफ रखा हुआ है। बेटा ये आप ग्राफ देख लीजिए, जो ब्लैक से है, ये ब्लैक से जो है ऊपर लिखा हुआ है, ये हमें बताता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा ब्लू में है और बेटा रेड में है। लेकिन ये वाला ग्राफ है, ये आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए बताता है। बेटा यहां समझ लो, क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल है और ये एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस है। बात समझ लीजिए, ये ग्राफ हमें बताता है कि क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये ग्राफ हमें बताता है कि एक प्लांट कितनी फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन मेरी बात समझ लीजिए, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इन डिफरेंट वेवलेंथ्स। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की है, क्या उसने सिर्फ क्लोरोफिल ए की वजह से फोटोसिंथेसिस की है? बिल्कुल नहीं। आपको पता होना चाहिए हमारे पास क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स है, ज़ेंथोफिल्स है, यानी कि हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट्स है, वो भी हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। यानी कि फोटोसिंथेसिस इज नॉट द लोन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल ए। लाइट को एब्जॉर्ब करना क्लोरोफिल ए का अकेले का काम नहीं है, क्लोरोफिल का काम तो है, लेकिन उसको असिस्ट करते हैं क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ेंथोफिल्स। तो जो फोटोसिंथेसिस होगी, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी, क्या वो उतनी होगी जितना क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करेगा? बिल्कुल नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस डेफिनेटली उससे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए ने इतनी लाइट एब्जॉर्ब की है। अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता तो मुझे जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो मुझे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ज्यादा नहीं आता, क्योंकि लाइट इतनी एब्जॉर्ब हुई है। तो फोटोसिंथेसिस इतनी कैसे हो सकती है? यहां पे क्लियरली पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा है और क्लोरोफिल ए ने सनलाइट कम एब्जॉर्ब की है। मतलब बेटा यहां पे क्लोरोफिल ए के अलावा बाकी पिगमेंट्स भी हैं जो फोटोसिंथेसिस में असिस्ट करते हैं, यानी कि देयर इज नो ओवरलैप। ओवरलैप तब होता जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ऐसे होता, चल गए को बुरी ओवरलैप। लेकिन अगर एक्शन स्पेक्ट्रम यहां पे होता, बिल्कुल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए के ऊपर होता, तब ये ओवरलैप होता। यहां पे ओवरलैप नहीं होता है। अगर ये रीजन असर्शन क्वेश्चन आएगा तो याद रखिए बेटा, अगर पूछा जाएगा क्या ओवरलैप है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर रीजन पूछा जाएगा क्यों नहीं है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि अगर ओवरलैप होता है तो इसका मतलब सिर्फ अकेला क्लोरोफिल ए सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ेंथोफिल्स वो भी सनलाइट एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में एड करते हैं। आगे और समझ आएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देयर ऑकर्स ए वन टू वन ओवरलैप। बिल्कुल नहीं है। वन टू वन ओवरलैप हुआ, पूरा ओवरलैप होता है, यहां पे बिल्कुल ओवरलैप नहीं है। आगे बढ़िए। क्लोरोफिल ए शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन एंड फोटोसिंथेसिस इन द ब्लू। हां, जहां पे सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, फोटोसिंथेसिस भी वहीं पे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा सनलाइट ब्लू और रेड में एब्जॉर्ब होती है और फोटोसिंथेसिस में भी इन्हीं में ज्यादा होगी। आगे बढ़िए। क्लोरोफिल ए इज द चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हां बिल्कुल, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो यही है, बाकी तो एक्सेसरी है, बाकी तो एडिशनल काम करते, असल काम तो यही है, रिएक्शन सेंटर तो यही बनाता है। and is not alone responsible for light reaction। हाँ सही है, लाइट रिएक्शन के लिए अकेला काफी नहीं है। लाइट रिएक्शन होने के लिए आपने पढ़ा होगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हमारे पास होता है, एंटीना मॉलिक्यूल हमारे पास होता है, वो तो बना होता है एक्सेसरी पिगमेंट्स का, यानी कि इनका रोल भी लाइट रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बेटा यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, वो हमने ढूंढ लिया। बेटा आगे बढ़ते हैं। Choose the incorrect statement about the accessory pigments of the photosynthesis। यानी कि क्लोरोफिल बी जो हमारे कैरोटीनॉइड्स हैं और बेटा जो हमारे ज़ेंथोफिल्स हैं, बेटा इन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जरा बेटा देख लीजिए। दे इंक्लूड क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स, सही है। दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ इनकमिंग लाइट। हाँ हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पिगमेंट वो एक केमिकल है
जिसको स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करने का पोटेंशियल होगा, तो ये अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये अलग करेगा, ये अलग करेगा। वही लिखा है वाइड रेंज ऑफ शाबाश वेवलेंथ्स, दे आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द रिएक्शन सेंटर। नहीं बेटा, आपको पता होना चाहिए रिएक्शन सेंटर सिर्फ क्लोरोफिल ए के एक मॉलिक्यूल से बनता है, यानी कि रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स का रोल नहीं है। रिएक्शन सेंटर इज फॉर्म्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। दे प्रोटेक्ट, जो आपको पता है, इट कैन बी क्लोरोफिल ए 680 और इट कैन बी क्लोरोफिल ए 700। रिएक्शन सेंटर आपको याद होना चाहिए। दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही है, ये जो एक्सेस जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। Which of the following is not the part of photochemical phase of the फोटोसिंथेसिस? पहले देख ले बेटा, फोटोकेमिकल फेज के बारे में आपसे पूछा गया है, यानी कि पहले आप समझ ले बेटा, आपको पूछा गया है लाइट रिएक्शन के बारे में। अगर लाइट रिएक्शन के बारे में पूछा गया है तो आप देख लो इनमें से लाइट रिएक्शन का हिस्सा कौन सा नहीं है। क्या लाइट रिएक्शन में सनलाइट एब्जॉर्ब होती है? बिल्कुल होती है। क्या लाइट रिएक्शन के दौरान वाटर सुप्लेटिंग होती है? हाँ बिल्कुल, P680 के पास वाटर सुप्लेटिंग होती है। बेटा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? नो बेटा, डार्क रिएक्शन में तो ऐसा ही होता है। डार्क रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होता है। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन्स का साथ रिएक्ट करके बेटा यहां से ग्लूकोज बनाएगा, इसको रिडक्शन कहेंगे। और इस रिडक्शन के लिए आप सबको पता होना चाहिए, जो लाइट रिएक्शन के दौरान ये बना है बेटा, ये वहां पे यूटिलाइज होता है, यानी कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो डार्क रिएक्शन है, तो ये लाइट रिएक्शन का हिस्सा नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, NADPH एंड ऑक्सीजन, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा आपको यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं, यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देख लीजिए बेटा, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। सही है। अगर इनको फंक्शन की बेसिस पे नाम दिया जाएगा तब तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पहले ये काम करता है, बाद में ये काम करता है। तो अगर इनको फंक्शन की बेसिस पे नाम दिया गया होता तो ये PS फर्स्ट होता, तो ये PS सेकंड होता, लेकिन नहीं, पहले ये डिस्कवर हुआ है, इसका नाम PS फर्स्ट है, बाद में ये डिस्कवर हुआ, इसका नाम PS सेकंड है। यानी इनको नाम दिया है ऑन द बेस ऑफ डिस्कवरी, नॉट ऑन द बेस ऑफ देयर रोल इन द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में तो पहले ये यूज होता है। दूसरा मतलब ये वाला सही है, ठीक है बेटा। The light harvesting complex are made up of hundreds of pigment molecules bound to lipates। बेटा गलत है, वो को गलती छू करा तो नीट में जल्दी में, अगर आप नीट में ये स्टेटमेंट आएगा आप इसको लिखेंगे ये सही है, क्योंकि आपको आधा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको बेचैनी होती है, मैं तो बस मचुन की ही कारण, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्टेटमेंट पूरा पढ़ लीजिए। The light harvesting complex are made up of hundreds of pigment molecules, सही है, लेकिन बाउंड टू लिपिड्स नहीं बेटा, बाउंड टू प्रोटीन्स। यहां पे प्रोटीन और बेटा पिगमेंट्स मिलके पिगमेंट सिस्टम बनाते हैं। पिगमेंट सिस्टम क्लोरोफिल पिगमेंट्स का खाली बना नहीं होता है। पिगमेंट सिस्टम, जिसको फोटो सिस्टम भी आप कहते हैं, वो तो पिगमेंट्स का बना होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट्स का बना होगा। ए है, बी है, कैरोटीनॉइड्स है, ज़ैंथोफिल्स है, लेकिन इनको ग्लू करने का काम, इनको साथ रखने का काम और बहुत सारे काम बेटा जो प्रोटीन्स करते हैं। दैट्स व्हाई बेटा प्रोटीन इन क्लोरोफिल पिगमेंट्स के साथ में होते हैं। यानी कि लाइपिड नहीं प्रोटीन है, तो ये गलत ही होगा। Each photosystem has all the pigment molecules except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system, also called as antenna molecule। बेटा ध्यान से देखिए, यहां पे हमारे पास में एक पिगमेंट सिस्टम आपको बताऊंगा। ये हमारे पास पिगमेंट सिस्टम सेकंड है, तो यहां पे होगा क्लोरोफिल A680। ये पिगमेंट सिस्टम सेकंड है, क्लोरोफिल A680 होगा। ये क्लोरोफिल A, यह सु क्लोरोफिल A वो 680 सुचु बस नहीं खबर क्या, ये जो सु क्लोरोफिल A, ये वो क्लोरोफिल A है जो पीक एब्जॉर्प्शन दिखाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाएगा 680 पे। ये जो 8 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल A, और इसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। और बेटा उसके अलावा यहां पे क्लोरोफिल A के बहुत सारे पिगमेंट्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल और होंगे, लेकिन बेटा ये जो क्लोरोफिल A के और मॉलिक्यूल मैंने बनाए, ये रिएक्शन सेंटर नहीं बनाते हैं, ये बनाते हैं बेटा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा। और इसके अलावा यहां पे होते हैं, इसके अलावा क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ऐसे बेटा क्लोरोफिल बी होंगे, कैरोटीनॉइड्स होंगे, ये होंगे क्लोरोफिल बी। अब यहां पे ज्यादा मैं नहीं बनाऊंगा, कैरोटीनॉइड्स हैं, ज़ैंथोफिल्स हैं। तो बेटा इस सब को बेटा
हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये अलग, ये रिएक्शन सेंटर जो ये अलग है ना, ये वाला युवांशु समझ तो ये वाला जो है ये बेटा रिएक्शन सेंटर है, अलग है। इसके बगैर जो बाकी है अच्छ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स तलसो गोबर स्टेटमेंट पे तो अगर वन तगन कहीं तेल हेक बत कहीं कर गोबर बेटा बताए द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का बना होता है, सही है। वह तो ये सर्च बन थी हाइड्रेट्स वन तेल इफ्तार तो बास ये वन यो गोबर ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, हाइड्रेट्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का बना है। एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के बगैर। हां ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है, ये बाकी सारे हैं। और जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है H1 रिएक्शन सेंटर फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड एज एंटीना मॉलिक्यूल। इसको एंटीना मॉलिक्यूल कहेंगे लेकिन बेटा इसको रिएक्शन सेंटर कहेंगे। आगे बढ़िए तो ये सही है। ए ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। गलत है, रिएक्शन सेंटर एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से बना होता है। In PS first, the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 700, while as in PS second absorption peak at 680. अभी मैंने बताया ये PS second है। बेटा मुझे बताइए PS second का जो रिएक्शन सेंटर है किसका बना है? क्लोरोफिल A 680 का, यानी कि वो क्लोरोफिल A जो पीक एब्जॉर्प्शन दिखाएगा 680 नैनोमीटर पे। इसी तरह बेटा हमारे पास पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होगा और वहां पे होगा क्लोरोफिल A 700, यानी कि वो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन 700 नैनोमीटर पे दिखाएगा। तो वही इसमें भी लिखा है कि जो PS फर्स्ट होगा, ये ना PS फर्स्ट गोब्रमियन, जो PS फर्स्ट होगा दैट हैज क्लोरोफिल A विद पीक एट 700, जो PS सेकंड होगा दैट हैज क्लोरोफिल A विद पीक एट बेटा 680 नैनोमीटर। तो बिल्कुल सही है बेटा। उसके बाद बोथ PS फर्स्ट एंड PS सेकंड आर एक्टिवेटेड बाय रेड लाइट। बेटा बिल्कुल ये दोनों के दोनों रेड लाइट से एक्टिवेट हो जाते हैं। बाकी आप खुद देख सकते हैं इनमें से गलत कौन सा है और सही कौन सा है। चलिए ये मैंने दिखाया रिएक्शन सेंटर है, यहां पे ये बाकी एंटीना मॉलिक्यूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट होल्ड ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इनमें से देख लीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में स्टेटमेंट जो लिखे हैं इनको देख लेंगे एक बार, समझ लेंगे एक बार। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन consists of cytochromes, बिल्कुल। Where electrons flow downhill on a redox potential scale, आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइटोक्रोम्स का बना होगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम लोअर रिडक्शन पोटेंशियल टू हायर रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि फ्रॉम लोअर रिडक्शन पोटेंशियल टू द हायर रिडक्शन पोटेंशियल। और वही हुआ बेटा डाउन हिल, शाबाश बेटा, ऑन रिडक्शन पोटेंशियल के लिए सही है बेटा। दूसरा, electrons released by PS second are not utilized but are passed on to PS first, ये आपको पता है। हमारे पास बेटा ये जो PS second होता है, यहां पे बेटा हमारे पास PS first होता है। बेटा यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो तो फाइनली PS first के पास ही पहुंच जाते हैं। और बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो PS second से निकलते हैं खर्च नहीं होते हैं बल्कि ट्रांसफर होते हैं, PS first वही लिखा है। Splitting of water occurs on the outer side of thylakoid membrane and is associated with PS second। बेटा ये जो PS second होगा, मैं यहां पे एक थैलाकॉइड बनाऊंगा, ये जो थैलाकॉइड, तो एज गोबर पता ये थैलाकॉइड्स हैं। थैलाकॉइड्स के बाहर से बेटा ये सबको पता है बेटा स्ट्रोमा होता है, पता छो युगो मोइन तो युगो नेबर की क्लोरोप्लास्ट क्या क्या बेटा क्लोरोप्लास्ट में अंदर यहां पे फ्लूइड होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अलावा यहां पे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, मन थैलाकॉइड। बेटा ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर मान के चलिए बेटा ये हमारे पास PS सेकंड है, ये PS सेकंड बेटा। फोटो यूसेस इशू थैलाकॉइड, बेटा थैलाकॉइड के बाहर से ये सारा स्ट्रोमा है। आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो पता होगा, लेकिन बेटा थैलाकॉइड के अंदर जो है इसको हम ल्यूमिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ल्यूमिन। अब बात सुन लीजिए बेटा मेरी, जो वाटर सुप्लेटिक कॉम्प्लेक्स होता है वो PS सेकंड के ल्यूमिन साइड से अटैच होता है, यानी कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बेटा PS सेकंड पे तो होती है, स्ट्रोमा साइड से नहीं, यहां से नहीं, बल्कि बेटा ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बेटा PS सेकंड में ल्यूमिन साइड से होती है। जब बेटा यहां पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी बेटा याद रखिए यहां पे प्रोटॉन्स निकलेंगे वो भी यही रिलीज होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो रिलीज हो जाएंगे, यहां पे ऑक्सीजन निकलेगा वो रिलीज होके बेटा एटमॉस्फेयर में जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो वाटर से निकले ये PS सेकंड के पास जाएंगे और ये प्रोटॉन्स बेटा ल्यूमिन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिससे प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप हो जाएगा। बात समझ आई? तो ये जो मुझे बताइए ये जो PS सेकंड है, PS सेकंड के साथ एसोसिएटेड होता है वाटर सुप्लेटिंग कॉम्प्लेक्स, लेकिन कहां पे
बेटा ऑन द ल्यूमिन साइड ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, नॉट ऑन द आउटर साइड ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। बेटा यहां पे लिखा है सुप्लिंटिक ऑफ वाटर ऑकर्स ऑन द आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, नहीं बेटा, इनर साइड यानी कि ल्यूमिन साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। Photolysis of water releases protons oxygen into the stroma of the chloroplast। गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी, ध्यान से देखिए, जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी प्रोटॉन ऑक्सीजन रिलीज होगा, स्ट्रोमा में रिलीज नहीं होगा बेटा, ये ल्यूमिन में रिलीज हो जाएंगे। बेटा स्ट्रोमा में रिलीज तब हो जाते जब ये फोटोलाइसिस कहां पे हो जाती, जब ये स्ट्रोमा में हो जाती। ये तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होती है, लेकिन ल्यूमिन साइड ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो बेटा जो यहां पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, जो ऑक्सीजन होगा वो ल्यूमिन साइड से ही रिलीज होगा, तो ये बेटा गलत है। आगे बढ़िए। व्हेन पीएस सेकंड एंड पीएस फर्स्ट वर्क इन अ सीरीज, जब बेटा पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट सीरीज में काम करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसके पास जाएंगे, इज कॉल्ड इज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हाँ, नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक तब होता जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इसी के पास वापस आ जाते, तो वो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता। साइकिल्स होते पता गोबर, तो ये नॉन साइक्लिक है, तो सही है। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी NADPH आर सिंथेसाइज्ड, सही है, और यहां पे ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP भी बनेगा और NADPH भी बनेगा। आपको पता होना चाहिए जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो अच्छा पता सकेगा सन बेटा, ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, तलसा गोबर ये करफ स्लाइड आकेड, यस गोबर सोन क्लोरोप्लास्ट सन, अतमज गई नोम दीज आर थैलाकॉइड्स, और बेटा इन थैलाकॉइड्स पे यहां पे पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड होगा, तो ये आप ऐसे कर दीजिए, पीएस फर्स्ट यहां पे पीएस सेकंड, यहां पे जरूरत नहीं है एप्रेसिड नॉन एप्रेसिड की, तो इसलिए हम इसको रहने देते हैं बेटा। लेकिन ये जो थैलाकॉइड्स हैं इनको हम ग्राना थैलाकॉइड्स कहते हैं, क्योंकि ये सारे मिलकर ग्राना बनाते हैं। हर किसी एक को अकेले में बेटा हम थैलाकॉइड कहेंगे, तो ये थैलाकॉइड्स ग्राना का हिस्सा, तो ग्राना थैलाकॉइड कहेंगे। लेकिन उसके अलावा ये जो स्ट्रोमा है, ये जो हमारे पास फ्लूइड है, इस स्ट्रोमा में डायरेक्टली कुछ थैलाकॉइड मौजूद होते हैं बेटा, जिनको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले। बेटा स्ट्रोमा लैमेली पे याद रखिए बेटा, यहां पे इन पे हमेशा पीएस फर्स्ट होता है, इनमें पीएस सेकंड नहीं होगा। अगर इनमें पीएस सेकंड नहीं होगा, यहां देख लीजिए, नॉन साइक्लिक के लिए पीएस सेकंड पीएस फर्स्ट का होना जरूरी है, लेकिन यहां देख लीजिए जो स्ट्रोमा लैमेली हमारे पास है, इनके पास सिर्फ पीएस फर्स्ट है, इनके ऊपर पीएस सेकंड नहीं होता है। तो आओ बात समझ, क्योंकि पीएस सेकंड हमेशा एप्रेसर पार्ट में होता है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे पीएस सेकंड होगा ही नहीं। जब पीएस सेकंड नहीं होगा, जब पीएस सेकंड नहीं होगा, क्या नॉन साइक्लिक होगी? नो बेटा, तब जाके साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। और ताइगस पता आसिन गोबर यमसाद गोबर, जब बेटा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, यमसाद नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चिगसान बेटा, इस दौरान अब पता होगा बेटा आपको, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, उस प्रोटॉन ग्रेडियंट से एटीपी बनता है बेटा। यहां पे NADPH H और H पॉजिटिव भी बनता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वाटर से निकले वो NADP पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है, और बेटा यहां पे ऑक्सीजन भी निकलता है। लेकिन अगर हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करेंगे, जरा बेटा मुझे बताइए साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पे होती है? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहां पे होती है, वो यहां पे भी हो सकती है, मैं आगे जाके बताऊंगा कब होगी, लेकिन फिलहाल के लिए साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहां पे होगी। क्यों? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सिर्फ पीएस फर्स्ट चाहिए, और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पीएस फर्स्ट भी चाहिए, और बेटा यहां पे पीएस सेकंड भी चाहिए। अब ये जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो यहां पे होती है बेटा, याद रखिए ये जो NADH प्लस H पॉजिटिव है, इसको बनाने का काम फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम करता है। यूसेस NADPH बनान, ये बनाने खतर काम कराना एंजाइम जिसको FNR कहते हैं, और ये FNR बेटा यहां पे होता है, जो थैलाकॉइड यहां पे ग्राना थैलाकॉइड में होता है, लेकिन ये बेटा ये फेरिडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम यहां पे इसमें नहीं होगा। किसमें? स्ट्रोमा लैमेली में FNR नहीं होता, ये FNR यहां पे नहीं होगा। FNR जरूरी क्यों है? NADPH और H पॉजिटिव को बनाने के लिए। अगर यहां पे FNR नहीं होगा, तो क्या यहां पे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान NADPH बनेगा? नहीं बनेगा। तो याद रखिए साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान सिंस FNR एब्सेंट होता है, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है, और बेटा यहां पे पीएस सेकंड भी नहीं होता है, तब जाके याद रखिए बेटा ये बनेगा, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट साइक्लिक से भी डेवलप होता है, नॉन साइक्लिक से भी डेवलप होता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट से ही एटीपी बनेगा। तो याद रखिए साइक्लिक के दौरान एटीपी बनेगा, लेकिन NADPH और H पॉजिटिव
नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? याद रखिए, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहां पे FNR एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। तो बेटा याद रखिए, साइक्लिक में ATP बनेगा और बेटा नॉन साइक्लिक में ATP, NADPH और ऑक्सीजन बनेगा। बेटा मुझे बताइए, यहां पे ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर तो PS सेकंड पे होती है। अभी मैंने बताया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर शुगर कहते थे साहब PS सेकंड पे होती है, यहां पे PS सेकंड नहीं है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा। इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने का यहां पे ऑप्शन नहीं है। वैसे मैं बड़ा तेज जाता हूं ताकि आपका टाइम बच जाए। तो ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ATP, NADPH एंड H पॉजिटिव आर सिंथेसाइज्ड। बिल्कुल, फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑकर्स ड्यूरिंग साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम ADP एंड पायरोफॉस्फेट। जरा बेटा लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप। फोटोफॉस्फोराइलेशन, ATP का बनना सनलाइट की मदद से, फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ATP रेस्पिरेशन के दौरान भी बनता है, वो रिडॉक्स रिएक्शंस की वजह से बनता है, तो उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन से ATP बनेगा तो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। ऑकर ड्यूरिंग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हाँ, अभी मैंने बताया ATP साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान भी बनेगा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान भी बनेगा। लेकिन किससे बनेगा? शुरू से पता है, ये बनेगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, पायरोफॉस्फेट से नहीं। ATP बनेगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, पायरोफॉस्फेट से नहीं। तो इसलिए स्टेटमेंट पूरा पढ़ लीजिएगा, ये लास्ट वाला गलत है, पायरोफॉस्फेट से नहीं बनेगा, ADP से बनेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनेगा। ऑप्शंस खुद चूज कर लेंगे आप। चलिए बेटा, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट परटेन टू दी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इनमें से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए गलत क्या है? बेटा ऑकर्स व्हेन, चलिए बेटा थोड़ा सा मुझे वापस जाना पड़ेगा। मुझे बताइए, ये यहां पे PS सेकंड है, तलसा गोबर कराओ एक्लेट रब थोड़ा कराओ, इससे असल पर एक्सप्लेन। बेटा ये क्लोरोप्लास्ट आप मान के चलिए। बेटा यहां पे हमारे पास थैलाकॉइड्स है, इन थैलाकॉइड्स ने मिलकर घराना बनाया है। यहां पे हमारे पास पिगमेंट सिस्टम सेकंड है, PS सेकंड, वेरी गुड। लिखित गोबर PS सेकंड, ग्रेट। ये बेटा हमारे पास है फॉर एग्जांपल PS फर्स्ट, वेरी गुड। जरा मुझे यहां पे बताइए PS सेकंड का दूसरा नाम क्या है? PS सेकंड का और एक नाम है P680। क्यों बेटा P680 नाम है? क्योंकि रिएक्शन सेंटर जो इस पिगमेंट सिस्टम का होता है, जो इस पिगमेंट सिस्टम का जो रिएक्शन सेंटर होता है बेटा एम्ब्रोथ्यून में, सो रिएक्शन सेंटर वो बना होता है क्लोरोफिल ए। उस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का जो एक्टिवेट होता है, जो पीक एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, जो एक्टिवेट होता है क्लोरोफिल ए, यानी कि 680 नैनोमीटर से जो एक्टिवेट होगा, यानी कि 680 नैनोमीटर लाइट, इसको वह समझिए बराबर गोबर। बेटा ध्यान से देखिए, तो जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड है इसको P680 कहते हैं, क्यों रिएक्शन सेंटर बना होता है क्लोरोफिल ए 680 का। ये वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो एक्टिवेट होगा 680 नैनोमीटर से। अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किक स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो इस रिएक्शन सेंटर का एक्टिवेट होना जरूरी है ताकि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंके, ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा सके। बेटा क्लोरोफिल 680 यानी कि वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो किससे एक्टिवेट होता है? 680 से। इसी तरह क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर उनके PS फर्स्ट। बेटा PS फर्स्ट का दूसरा नाम है P700, मतलब बेटा ये बना है उस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का जो एक्टिवेट होता है 700 नैनोमीटर लाइट से। दिया गोबर? तो याद रखिए, जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, कम लाइट की इंटेंसिटी का मतलब वेवलेंथ ज्यादा, ये साथ लाइट की इंटेंसिटी कम आशे तो आशे ना पता E = H न्यू। बेटा जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, ये साथ लाइट की इंटेंसिटी कम आशे, यानी कि वो लाइट अवेलेबल है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वो लाइट अवेलेबल नहीं है जिसकी वेवलेंथ कम है। और बात समझ आ रही है? तो जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो 680 नैनोमीटर लाइट अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास वो लाइट है विच हैज वेवलेंथ ग्रेटर देन 680, अगर वो लाइट अवेलेबल है जिसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज्यादा है, 680 नैनोमीटर से ज्यादा वाली लाइट है, तो क्या ये एक्टिवेट होगा? नो। इसको एक्टिवेट होने की 680 नैनोमीटर लाइट चाहिए, वो अवेलेबल है नहीं। लेकिन लाइट कौन सी अवेलेबल है? 680 नैनोमीटर से ज्यादा। तो क्या ये एक्टिवेट होगा? हाँ एक्टिवेट होगा। जब ये एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा, तब जाके मैंने ऑलरेडी आपको कहा स्ट्रोमा लैमेली पे सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, क्योंकि यहां पे PS सेकंड एब्सेंट होता है। लेकिन यहां पे बेटा नॉर्मली नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। लेकिन
बेटा एक कंडीशन में जो थैलाकॉइड्स ग्राना में प्रेजेंट होते हैं, यहां पे भी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। कब होगी बेटा? तब होगी जब लाइट अवेलेबल वो होगी जिसकी वेवलेंथ 680 से ज्यादा है। क्योंकि जब ये लाइट अवेलेबल होगी, 680 नैनोमीटर अवेलेबल नहीं है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, पीएस सेकंड एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट अवेलेबल यानी कि 700 की अवेलेबल है तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा। आई वो बात समझ? तो याद रखिए यहां पे हमेशा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, यहां पे जनरल केसेस में नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। लेकिन बेटा एक कंडीशन में जो ग्राना थैलाकॉइड्स है वहां पे भी बेटा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो सकती है, व्हेन द लाइट ऑफ ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर वेवलेंथ इज अवेलेबल। इज दैट फाइन? तो यहां देख लीजिए, occurs when only PS first is functional. साइक्लिक तो वुचन डज नॉट परटेन टू साइक्लिक। तो वुचो साइक्लिकस खतर क्या सही, युस गलत है सुच जवाब। बेटा occurs when only PS first is functional and results in the synthesis of ATP but not NADPH, ये सही है। बथुकुस वन। दूसरा, a possible location where this could happen is the stroma lamella, सही है। It can occur on grana thylakoids only when wavelength beyond 680 nanometer is available for electron excitation, yes bhavan। Then the stroma lamella membrane lack PS first। स्ट्रोमा लैमेली बेटा देख लो, स्ट्रोमा लैमेली लैक PS first एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम। हाँ मैंने ऑलरेडी आपको कहा स्ट्रोमा लैमेली में NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है, लेकिन PS सेकंड नहीं होता है। ये लेकिन PS फर्स्ट वो नवा को अगर PS फर्स्ट नहीं होगा तब जाके कहां साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए तो PS फर्स्ट का होना जरूरी है, तो ये गलत है। अगर ये लिखित ऐसा PS सेकंड एब्सेंट होता है तो सही था, लेकिन PS फर्स्ट लिखा है तो ये गलत है। चलिए ये आसान सा है, आइडेंटिफाई A B C D E एंड F फ्रॉम द फॉलोइंग। आप इनको आइडेंटिफाई कीजिएगा। तलसा इफ्तियार मकरो, वी हैव सम टाइम लेफ्ट। बेटा यहां देख लो, आपको देखना है A क्या है, B क्या है, C D और E यहां पे, F यहां पे, ये देखना ये क्या है। बेटा ये डायग्राम देने का एक पर्टिकुलर पर्पस था मेरा, क्योंकि इससे आपको लोकेशन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डिफरेंट मेंबर्स हैं उनकी लोकेशन का पता चलेगा। जैसे यहां पे प्लास्टोक्विनोन है, ये प्लास्टोक्विनोन बेटा इट्स प्रेजेंट विद इन द मेम्ब्रेन। बेटा इसी तरह पिगमेंट सिस्टम सेकंड है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन को ही कर लेते हैं। बेटा फोटोलाइज ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए, PS सेकंड पे होता है तो C शुड बी PS सेकंड, तो ये होना चाहिए PS सेकंड। गुड बेटा, उसके बाद ये आपको पता है ये तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, ठीक है गोबर। देन यहां पे ये जो E है ये प्लास्टोसाइनिन है। आज लिखित क्वेश्चन बनो मत मगर आज दिल्ली आज E लिखित मगर E लिखित प्लास्टोसाइनिन। चलिए आपका काम आसान हो गया, लेकिन नीट में ऐसा नहीं हो सकता है। देन वी हैव F, दिस इज द पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। और उसके अलावा ये दुनिया से किस पता ये बनाई थी थैलाकॉइड, थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है ल्यूमिन और बाहर प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा। तो ये बेटा यहां पे ल्यूमिन होगा और बेटा ये यहां से स्ट्रोमा होगा। तो अक्षिस थे ख्याल, प्लास्टोक्विनोन is present within the membrane, प्लास्टोसाइनिन is present on the inner side of the thylakoid membrane। और बेटा यहां देख लीजिए बेटा FNR बाहर की ओर प्रेजेंट होगा। ये थे जो गोबर याद। आगे बढ़िए। The proton gradient across the thylakoid membrane is generated because of the following except। बेटा आपको पता है फोटोसिंथेसिस में प्रोटॉन ग्रेडियंट 3 वजह से बनेगा। नंबर 1, अगर ये हमारे पास एक थैलाकॉइड है, ये थैलाकॉइड यह पे ये PS सेकंड, बेटा यहां पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी तो यहां पे प्रोटॉन रिलीज हो जाएंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। तो जब ये क्या अंदर ये शायद पता है में ये ल्यूमिन और ये बाहर से क्या होगा थैलाकॉइड या पर शाबाश स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है। एक चीज मुझे बताइए, जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी तो ल्यूमिन में प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो स्ट्रोमा और ल्यूमिन में प्रोटॉन डिफरेंस बढ़ेगी, तो एक रीजन है। दूसरा रीजन यहां पे अभी आपने देखा, यहां देख लो बेटा, यहां पे ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को लेके आता है और बेटा इनको अंदर की ओर डिलीवर करता है। तो दूसरा रीजन है प्लास्टोक्विनोन पूल। जो प्लास्टोक्विनोन है जो एक हाइड्रोजन कैरियर है, ये हाइड्रोजन को स्ट्रोमा से निकालता है, ल्यूमिन में डाल देता है। और बेटा यहां देख लीजिए, तो 2 रीजन ऑलरेडी हमारे पास है। एक रीजन ये
कि फोटोलाइज ऑफ वाटर से प्रोटॉन ल्यूमिन में जमा हो जाएंगे। दूसरा रीजन कि प्लास्टोक्विनोन प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से अंदर की ओर धकेल देता है। और बेटा नंबर थर्ड, यहां से आप देख लीजिए बेटा, यहां पे NADP कन्वर्ट होता है NADPH में, और जो प्रोटॉन यहां पे खर्च होते हैं वो स्ट्रोमा से खर्च होते हैं। यानी कि स्ट्रोमा से प्रोटॉन खर्च हुए, मतलब स्ट्रोमा और ल्यूमिन में प्रोटॉन्स की डिफरेंस बढ़ेगी। यानी कि ये तीन ऐसे रीजन है जिनकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। जरा पहला देख लीजिए, वाटर स्प्लिटिंग ऑन द इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, सही है। साल पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू द ल्यूमिन बाय हाइड्रोजन कैरियर यानी कि प्लास्टोक्विनोन। Involvement of plastoquinone pool located on the outer side of the thylakoid membrane, गलत है। प्लास्टोक्विनोन पूल PQ/PQH2 it is present within the membrane, ये मेम्ब्रेन के बाहर वाले साइड से नहीं होता है, ये बिल्कुल उसी के अंदर होता है। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम, दैट मींस ये गलत है। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा बाय NADP रिडक्टेज एंजाइम फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव टू NADPH। हाँ, याद रखिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ख्याल, अगर ऐसे कि फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ NADP टू NADPH चल गई, गलत स्टेट है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ख्याल। NADP positive reductase enzyme is located on the lumen side of the thylakoid membrane, which was kıta sahal govente gobar। NADP reductase enzyme is located on the lumen side, गलत, ये present है on the stroma side। Electron transport chain results in the development of proton gradient across the thylakoid membrane, which when broken down results in the synthesis of ATP। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा, वो गोबर तो ऐसा शायद नहीं, वैसे ही पता प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा, यानी कि ल्यूमिन में प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। फिर यही प्रोटॉन जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमिन में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ये वापस जाएंगे थ्रू FO पार्ट के अंदर। ये ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, यहाँ पे FO पार्ट में एक प्रोटॉन चैनल होती है, उसके थ्रू बेटा ये वापस जब निकलेंगे तो प्रोटॉन जाएंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर प्रोटॉन मोटिव फोर्स टू लोअर प्रोटॉन मोटिव फोर्स। बात समझ आ रही है? फ्रॉम एन एसिडिक मीडियम टू बेसिक मीडियम जब ये जाएंगे, जब फ्रॉम हायर प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर जाएंगे तो प्रोटॉन फ्लो करने से एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी से यहां पे ATP बनेगा। यानी कि ग्रेडियंट डेवलप हुआ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से, प्लास्टोक्विनोन पूल की वजह से, और बेटा NADP रिडक्टेज एंजाइम की वजह से ग्रेडियंट डेवलप हुआ। यानी कि यहां पर प्रोटॉन बड़े, स्ट्रोमा में कम हुए। लेकिन जब यहां पे बहुत ज्यादा प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, ये जो CFO पार्ट है, जो ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स का जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन पार्ट है, जो मेम्ब्रेन के अंदर वाला हिस्सा है CFO पार्ट, बेटा इसके अंदर एक प्रोटॉन चैनल है, उसके थ्रू जब ये प्रोटॉन जाएंगे फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जाते जाते एनर्जी रिलीज होगी। क्योंकि आपको केमिस्ट्री का तो इतना तो पता होगा कि जब सब्सटेंस फ्लो करेंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। उसी एनर्जी को रिलीज करने से ये F1 पार्टिकल की कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाएगी। जब इसकी कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाएगी, आपने बोयर बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म पढ़ा होगा, जब इसकी कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाएगी उससे बेटा ATP बनेगा। चलिए देख लीजिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन बाय द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू द ल्यूमिन। नहीं, गलत है। फ्रॉम ल्यूमिन इनटू द स्ट्रोमा, जो रिवर्स लिखा है बेटा यहां पे फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू द ल्यूमिन, ये गलत है बेटा। प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक तब होगा, बार बार सुबत हवान, जब ये प्रोटॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम ल्यूमिन इनटू द स्ट्रोमा। गलत चुले की देखिए, रिवर्स लिखी देखिए, लेकिन स्ट्रोमा टू ल्यूमिन। चलिए गलत है तो है। ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोटॉन्स फ्लो थ्रू द CFO पार्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोटॉन जब फ्लो करेंगे वापस किसके थ्रू? CFO पार्ट के थ्रू। बेटा ये जाएंगे फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। याद रखिए, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि प्रोटॉन जाएंगे फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर हायर लोअर कंसंट्रेशन। अगर ये खुद जाते, अगर ये फॉस्फोलाइपिड बाइलेयर के थ्रू जाते, जो ये नहीं जा सकते हैं, तभी डिफ्यूजन होता। लेकिन ये प्रोटॉन जाते फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ ए प्रोटॉन चैनल, बाय द हेल्प ऑफ ए चैनल। इसको हम बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ये जा रहे हैं फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। तेलमा रूद एक्टिव ट्रांसपोर्ट या काचो समझवान, ये छुन पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चलिए, ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, जब प्रोटॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, एनर्जी रिलीज करेंगे। सफिशिएंट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हिच कॉजेस है कन्फॉर्मेशनल चेंज ऑफ द CFO पार्ट ऑफ द ATP सिंथेस का। हां, वेरी गुड। जब मैंने अभी समझा है CF1 पार्ट जो स्ट्रोमा की ओर होता है, इसे जब याद, जो FO पार्ट, जो CFO पार्ट होता है, वो होता है मेम्ब्रेन के अंदर, इंटीग्रल मेम्ब्रेन पार्ट होता है। जो CF1 पार्ट होता है बेटा, वो स्ट्रोमा की ओर होता है। उसी की कन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से ATP बनेगा। आगे बढ़िए, CFO इज द एम्बेडेड इन द थायराइड मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स द ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट। बिल्कुल सही। 1 to 1 में CF1 प्रोट्रूड्स
ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन टुवर्ड्स स्ट्रोमा। बेटा ये भी सही है और इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इनसे बड़े बड़े क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम। कीमियोस्मोसिस डज नॉट रिक्वायर, यानी कि कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस तो आपने सुना होगा, एटीपी सिंथेसिस जो पीटर मिचेल ने एक्सप्लेन किया था। बेटा कीमियोस्मोसिस के लिए क्या एप्लीकेबल नहीं है? बेटा जरा देख लीजिए, आराम से क्वेश्चन पर थोड़ा मॉडिफाई करूँ। ये क्वेश्चन तो आपने टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपने दी होंगी 1000 बार ये क्वेश्चन देखा होगा, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है इसको। बेटा कीमियोस्मोसिस डज नॉट रिक्वायर ए कंप्लीटली परमेएबल मेम्ब्रेन। क्या कीमियोस्मोसिस के लिए कंप्लीटली परमेएबल मेम्ब्रेन चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हमें कंप्लीटली परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए बेटा, हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए जो प्रोटॉन्स को फ्लो नहीं होने देगा। ऊंचो को परमेन प्रोटॉन यहां से यहां फ्लो हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए, तो यहां प्रोटॉन जमा हुए। प्रोटॉन यहां पे जमा तब हो जाएंगे जब ये वाला मेम्ब्रेन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होगा। अगर ये परमिएबल होगा, यहां से प्रोटॉन आएंगे, यहां से निकलेंगे, बात खत्म हो जाएगी, ग्रेडियंट डेवलप होगा ही नहीं। तो ग्रेडियंट डेवलप होने के लिए जरूरी है एक मेम्ब्रेन का होना, लेकिन ये मेम्ब्रेन बेटा इट शुड बी इम्परमिएबल टू प्रोटॉन। प्रोटॉन बाहर निकलेंगे, सिर्फ एक रास्ता है, वो है बेटा शाबाश बेटा, दैट इज वोल्टेज गेटेड प्रोटॉन चैनल, जो सीएफओ पार्ट में प्रेजेंट होती है। चलिए कौन सा गोई क्वेश्चन, वेरी गुड। कंप्लीटली परमेएबल मेम्ब्रेन, नहीं नहीं, हमें मेम्ब्रेन चाहिए, कंप्लीटली परमेएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, तो फिर एक तरीके से कार्य खत्म। देन प्रोटॉन पंप, हाँ प्रोटॉन पंप तो चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी चाहिए, क्योंकि ग्रेडियंट ब्रेक होगा तो एटीपी बनेगा, और एटीपी सिंथेज एंजाइम चाहिए, सीएफओ CF1 कॉम्प्लेक्स तो चाहिए, उसी से बेटा यहां पे तो एटीपी बनेगा, तो यहां पे बेटा वो हमें चाहिए। इज दैट फाइन? तो आंसर आपको आएगा ये नहीं चाहिए, हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए। चलिए ठीक है, आसान सा है। मुझे लगता है हम डार्क रिएक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, मुझे बताइए लाइट रिएक्शन में आपको इनकरेक्ट कौन सा है, इनमें से वो चूज करना है। बेटा लाइट रिएक्शन में एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स हैं, वुनुक्तामोनजगुबरी। बेटा डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, ग्लूकोज बनेगा, फिर स्टार्च की शक्ल में स्टोर हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट ही है। बेटा लाइट रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, सही है, और डार्क रिएक्शन इज अगेन डिपेंडेंट ऑन लाइट, हाँ वो भी सही है, इनडायरेक्ट है। आपने टेक्स्ट बुक पे देखा होगा, लिखा हुआ है बेटा कि अगर हम बेटा लाइट को बंद करेंगे तो लाइट रिएक्शन इमीडिएटली स्टॉप होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद डार्क रिएक्शन भी स्टॉप होगी, क्योंकि डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एटीपी, NADPH जो लाइट रिएक्शन के दौरान बनेंगे। जब लाइट होगी तो ये बनेंगे, जब ये बनेंगे तो यही हमें चाहिए डार्क रिएक्शन में। जब लाइट नहीं होगी तो ये नहीं बनेंगे, जब ये नहीं बनेगी ये हमें डार्क रिएक्शन में चाहिए, तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी। तो हाँ, लाइट रिएक्शन में लाइट डायरेक्टली चाहिए और डार्क रिएक्शन में इनडायरेक्टली चाहिए। देन टेम्परेचर सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो जो लाइट रिएक्शन है इट इज लो सेंसिटिव टू टेम्परेचर, हाँ बिकॉज इट्स नॉट दैट मच एंजाइमेटिक। इसमें एंजाइम भी चाहिए लेकिन बहुत कम एंजाइम भी चाहिए। इसको हम बायोकेमिकल फेज कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन एंजाइम्स, और एंजाइम्स तो प्रोटीन ओरिजिन होता है, तो प्रोटीन्स और एंजाइम्स अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर और बेटा एंजाइम्स की एक्टिविटी के बीच में एक बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप आपने ज़ूलॉजी में पढ़ी होगी। तो याद रखिए टेम्परेचर ज्यादा इंपैक्ट बेटा डार्क रिएक्शन को करेगा, लाइट रिएक्शन को उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। और वाटर रिक्वायरमेंट बेटा हमें लाइट रिएक्शन में है, हाँ बिल्कुल लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर तो होती है, वहीं पे तो लाइट रिएक्शन में वाटर की रिक्वायरमेंट है। और बेटा ये गलत है, याद रखिए हमें डार्क रिएक्शन में भी पानी चाहिए। जो कंडेंसेशन स्टेप है, जो C3 साइकिल का पहला स्टेप है, जहां पे RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, वो कंडेंसेशन यानी कि रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंडेंसेशन तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वाटर नहीं होगा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कंडेंसेशन रिएक्शंस में हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखिए वाटर हमें लाइट रिएक्शन में भी चाहिए, वाटर हमें डार्क रिएक्शन में भी चाहिए। अब डार्क रिएक्शन में बहुत जगह चाहिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जगह ये है जो पहला ही स्टेप डार्क रिएक्शन का है, जो C3 साइकिल का पहला ही स्टेप है, RuBP का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना, कंडेंसेशन वाला स्टेप, वहां पे बेटा हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो ये जवाब रहेगा। चलिए चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। कैल्विन यूज्ड नॉन रेडियो एक्टिव हैवी आइसोटोप, गलत है। कैल्विन ने C3 साइकिल के काम किया, उसने एल्गी पे काम किया, उसने क्लोरीला पे काम किया, उसने सिनिडेस्मिस पे काम किया, लेकिन फिर जाके कैल्विन साइकिल को प्रूव किया गया बाय रेडियो एक्टिव हैवी आइसोटोप ऑफ कार्बन। ये लेकिन नॉन रेडियो एक्टिव बेटा ये गलत है, यहां पे रेडियो एक्टिव हैवी आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज किया गया, तो ये गलत है। तो आपको इनकरेक्ट ढूंढना था, ये इनकरेक्ट है। कैल्विन साइकिल ऑकर्स इन ऑल द, हाँ कैल्विन साइकिल बेटा C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स
प्लांट्स, इवन कैम आपके सिलेबस में नहीं है उनमें भी होता है, तो C3 साइकिल हर किसी किस्म के प्लांट में होगा। ATP NADPH और सिंथ यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन फॉर द सिंथ ऑफ ग्लूकोज। हाँ बेटा, जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है जिसको आप एसिमिलेटरी पावर भी कहते हैं, जिसको हम रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स भी कहते हैं, ये बेटा हमें चाहिए डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने के लिए। सही है। The initial carbon dioxide acceptor molecule was found to be a 5 carbon keto sugar। गोबर तो दुनिया से किसी पता है ये जो RUPAP है, रुबिलोस 1,5 बिस्फॉस्फेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट लेकिन बेटा ये याद रखिए ये कीटो शुगर है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसपे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एल्डोसिस भी हो सकते हैं, कीटोसिस भी हो सकते हैं। ये ग्लूकोज अगर मैं बात करूं तो वो एक एल्डोज है, अगर फ्रिक्टोज की बात करेंगे तो कीटोज है, और बेटा ये RUBP बेटा एक कीटो शुगर है। चलिए बेटा, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ये आपको पता है C3 प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मे बी यहां पे कहीं पे केल्विन साइकिल हाँ दिया गया होगा बेटा, इसको पहले बात करेंगे इसकी। बेटा जो यहां पे ये A है, ये है RUBP, रुबिलोस 1,5 बिस्फॉस्फेट। ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, पता है ये 5 कार्बन कंपाउंड है, और बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अथवा कार्बन कोई भी कार्बन, और बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पे 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। लेकिन बेटा यहां पे B जो है ये क्या चाहिए, ये वाटर चाहिए। मैंने अभी आपको कहा कि जो पहला कंडेंसेशन स्टेप है, ये शुड कार्बोक्सिलेशन को गॉर्निक फेज में गॉर्निक स्टेप, कंडेंसेशन जो पहला स्टेप है RUBP का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना, यहां पे वाटर भी चाहिए। तो RUBP एक ऐसा कंपाउंड है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया, यानी कि इट्स द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। सही है। फिर जाके जरा यहां देख लीजिए, तो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल C3 प्लांट्स में RUBP है, और आपको पता होना चाहिए C4 प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो अच्छी पता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू SCO3, जब ये अंदर जाता है मेसोफिल सेल्स में, वहां पे बेटा ये रिएक्ट करता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ। या गोबर हाँ, जब ये एक कार्बन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है, ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है बेटा, यहां पे 3 + 1 = 4, जब ये मिलेंगे तो कॉमन सेंस से 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा। स्विच गोबर आसान ये मिस्टर लिजबॉच सुगो फॉस्फो सॉरी सुइगोना गोबर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यहां पे प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पेप है, और यहां पे RUBP है। सही है बेटा, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट। बेटा यहां पे वो गोबर दलील के चुकासान, यहां पे PGA बनेगा, 3 PGA बनेगा, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनेगा, और यहां पे बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दलील चिप कॉमन, ये सिंपल है। तो यदि सर यहां पे तो मसला ये है, ये जो मसला को तस्गुई, यदि भी सर ये 5 कार्बन है, ये 1 कार्बन कंपाउंड है, अगर ये मिलेंगे 5 कार्बन 1 कार्बन मिलेगा, ये जो 5 कार्बन RUBP, ये जो 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पे 6 कार्बन कंपाउंड बनना चाहिए। लेकिन बेटा यहां पे होता क्या है, यहां पे 6 कार्बन कंपाउंड बनता तो है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है। तब नाम सुनता याद था हमने जरूरत के, दैट्स 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1,5 बिस्फॉस्फोराबेनिटॉल, और यही चिकित्सा गोबर कन्वर्ट इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। अब ये 5, ये 1 हो गए 6, ये 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, ये 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा, तो कॉमन सेंस है ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल होंगे। अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो यहां पे पहला कंपाउंड तो 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन वो अनस्टेबल है, तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड तो 3 PGA है। सो ये सही है, ये भी सही है। देन वी हैव यहां पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये यहां पे बिल्कुल लिखित है। देन C3 साइकिल आपको पता होना चाहिए, C3 प्लांट्स में C3 साइकिल मेसोफिल सेल्स में होता है, यस गोबर। और बेटा C4 प्लांट्स में ये C3 साइकिल बेटा होता है बंडल शीथ सेल्स में। तो अच्छी पता, क्योंकि C4 प्लांट्स में जो मेसोफिल सेल्स होती है, C4 प्लांट्स जो मेसोफिल सेल्स होती है, तच्चु गोबर गसान C4 साइकिल तच्चु ये की गोबर गसान, वहां पे बेटा ये होता है, और इनके जो बंडल शीथ सेल्स में वहां पे बेटा शाबाश C3 साइकिल होता है। आगे बढ़िए बेटा, C4 साइकिल ये इनकी बात करेंगे तो C3 प्लांट्स में एब्सेंट ही होगा, तो बिल्कुल यहां पे कुछ नहीं लिखा है। और C4 साइकिल C4 प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स में होता है। सही है। ATP NADPH H पॉजिटिव, और बेटा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किए जाते हैं, कितने ATP चाहिए बेटा, 18 ATP चाहिए, 12 NADPH चाहिए, रेशियो होगा पता छुआ
6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स, उसके 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 18 एटीपी और 12 NADPH चाहिए। तो 6 के लिए इतना चाहिए, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने चाहिए? 6 खतर के अर्धा तबा प्लस यथ करी डिवाइड बाय 6, यथ करी डिवाइड बाय 6, सो एक कार्बन के लिए 3:2 आएगा, तो रेशियो होगा ATP NADPH 3:2। ये सही है। और बेटा C4 साइकिल में 30 और 12 चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। और एग्जांपल्स की बात करेंगे, C3 प्लांट्स में एप्पल है, पीच है, पेयर है, और बेटा यहां पे ये C3 प्लांट्स और बेटा C4 प्लांट्स में मेज, राइस, सॉर्गम, पाने गोबर एग्जांपल गलत है। राइस बेटा वहां पे हमें C3 प्लांट्स में आएगा, तो ये भी आपको गलत है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बताया आपको A, B, C और D को आइडेंटिफाई करना है, सोर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बेटा A यहां पे होगा RUBP, B होगा बेटा यहां पे वाटर, बेटा C होगा, शाबाश बेटा, ये तक कैच बनान, PGA कॉनिक स्टेबल कंपाउंड है 3 PGA, तो यहां पे होगा 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। बेटा ये होंगे ट्रायोज फॉस्फेट्स, या सार नहीं पता, और बेटा बाकी तो सारा है, तो आपको A, B, C, D निकालना था, वो सारा आपको आएगा। तो A होगा RUBP, B होगा वाटर, C होगा PGA, देन D होगा ट्रायोज फॉस्फेट्स। क्या बड़े बड़े क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बेटा देख लीजिए बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको चूज करने हैं। किसके बारे में? C3 साइकिल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करने हैं। बेटा पहला देख लो, इट ऑकर्स इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ ऑल द प्लांट्स। क्या ये हर किसी प्लांट के मेसोफिल सेल में होता है? नहीं, C3 प्लांट्स के मेसोफिल सेल में होता है और C4 प्लांट्स के बंडल शीट सेल्स में होता है। बेटा द पाथवे ऑपरेट्स इन अ साइक्लिक मैनर। बेटा सही है, ये साइकिल है, अचुलिकती साइकिल। रिडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द C3 साइकिल। बेटा टेक्स्ट बुक पे लिखा है, और ये सही सही बिल्कुल लिखा है वहां पे कि कैल्विन साइकिल का, C3 साइकिल का सबसे पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि जब तक RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बेटा रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। जब कार्बोक्सिलेशन होगी तभी जाके बेटा C3 साइकिल होगा, जब कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी तो C3 साइकिल नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है, वो बेटा पहला वाला फेज है, दैट्स कार्बोक्सिलेशन फेज। दूसरा फेज रिडक्शन है, तीसरा रीजनरेशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फेज बेटा कार्बोक्सिलेशन है। तो ये वाला यहां पे गलत है। RUBP, a 5 carbon keto sugar is the carbon dioxide acceptor molecule। अभी मैंने बताया बेटा रुबिस्को हैज बोथ, हाँ ये आप सबको पता है, इट इज रुबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब ये एक ऐसा एंजाइम है, ये का एंजाइम जो RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता है, और बेटा तब जाके फोटोसिंथेसिस होती है। और बेटा ये RUBP को ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करवा सकता है, तब जाके बेटा फोटो रेस्पिरेशन होती है। ये साथ आज जब RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, जब बेटा RUBP किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ, तो फोटो रेस्पिरेशन होगी। लेकिन बेटा पहले केस में, इस वाले केस में याद रखिए रुबिस्को एक्ट करता है, ये कॉमन सेंस गोबर, रुबिस्को एक्ट करता है इस कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज मतलब ये RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएगा, और जब RUBP को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना होता है बेटा तब जाके दिस रुबिस्को एक्ट्स एज ऑक्सीजनेज, क्योंकि RUBP ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। वही रुबिस्को हैज बोथ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, सही है। लेकिन याद रखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को मैं बता दूं बेटा, यहां पे अगर हमारे पास बेटा ये मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल है, अगर बेटा यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 है, बेटा मेसोफिल एक सेल है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 है, और इस सेल के अंदर RUBP है, इस सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन भी है, और इस सेल के अंदर बेटा रुबिस्को एंजाइम भी है। समझ लो बेटा मेरी बात। तो अच्छा सेल आठ बजे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, RUBP भी है, तो RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। कब करेगा? जब रुबिस्को एक्ट करेगा इस कार्बोक्सिलेज। RUBP ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जब रुबिस्को एक्ट करेगा इस ऑक्सीजनेज। लेकिन अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो क्या बेटा जितना कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ रिएक्ट करेगा, क्या उतना ऑक्सीजन भी RUBP के साथ रिएक्ट करेगा? क्या जितनी फोटोसिंथेसिस होगी क्या उतनी फोटो रेस्पिरेशन भी होगी? बिल्कुल नहीं बेटा। याद रखिए बेटा ये जो रुबिस्को है इट हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये ज्यादा तो पता गोबर आपको पता होगा, तो एंजाइम काइनेटिक्स फॉर्मुत वहां पे आपने पढ़ा होगा। यहां पे जो रुबिस्को एंजाइम है ये कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के साथ ज्यादा, इट हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये वाली रिएक्शन ज्यादा होगी, ये वाली रिएक्शन कम होगी। So when carbon dioxide oxygen are present in the ratio of 1:1 बेटा उस टाइम ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, because Rubisco has more affinity towards carbon dioxide, और फोटो रेस्पिरेशन कम होगी। Is it fine? Rubisco has more affinity towards oxygen, गलत। चलिए ATP is not utilized in the reduction phase।
कार्बोक्सिलेशन फेज में एटीपी खर्च नहीं होता है। यस, कार्बोक्सिलेशन फेज में एटीपी खर्च, एनएडीपीएच खर्च। लेकिन बेटा है ये छूना तो है, तो है छूना यूथ याद की ही नहीं क्या जी। चलिए बताइए मुझे, इसमें रिडक्शन फेज में एटीपी खर्च होता है, एनएडीपीएच खर्च होता है। रीजनरेशन फेज में एटीपी खर्च होता है, एनएडीपीएच नहीं खर्च होता है। लेकिन कार्बोक्सिलेशन फेज में ना ही एटीपी खर्च होता है ना ही एनएडीपीएच खर्च होता है। एक्चुअली लेकिन एटीपी इज नॉट यूटिलाइज्ड इन द रिडक्शन फेज। गलत। रिडक्शन फेज में एटीपी भी खर्च होगा, एनएडीपीएच भी खर्च होगा। रिडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए, एक मॉलिक्यूल पीजीए के लिए 2 एटीपी चाहिए और 3 एनएडीपीएच चाहिए। हाँ, मैंने ऑलरेडी आपको कहा, आप ये चेक कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। वाइल एज रिडक्शन ऑफ रीजनरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ध्यान थे जो रिडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए तला मैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। तल से बदल कुछ लिखा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। लेकिन एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए हमें चाहिए 18 एटीपी, C3 साइकिल की बात करते हैं, और 12 NADPH। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे पहले क्या करेगा? ये कन्वर्ट होगा, ये बनाएगा, ये शाबाश आरयूबीपी के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा 3 पीजीए। अगर बेटा मेरे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये पीजीए कॉमन सेंस से 12 होंगे, ये आसनस। तो मुझे बताइए 12 पीजीए के लिए कितने चाहिए? 18 एटीपी, क्योंकि यही 12 पीजीए से बाकी आगे जाके ग्लूकोज बनेगा। तो 12 पीजीए के लिए खर्च 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इतना खर्च होता है। लेकिन 6 कार्बन डाइऑक्साइड से कितने पीजीए बनेंगे? 12। अगर 6 के लिए ये चाहिए तो इसका मतलब 12 पीजीए के लिए ये चाहिए, तो 12 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड मॉलिक्यूल्स के लिए चाहिए 18 और 12। तो एक के लिए कितना चाहिए? है तो कथ समझ, ये कर तो पाने कैलकुलेट तो पाने पकि सो गोबर। चलिए, टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न्स ऑफ, ये स्पेलिंग मिस्टेक परवाह के, हाँ, क्योंकि एक साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड आरओपीपी के साथ मिलेगा, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5 और 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेंगे तब जाके बेटा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा, यानी कि 6 टर्न्स की यहां पे जरूरत पड़ेगी। इज दैट फाइन? आगे बढ़ेंगे बेटा। बंडल शीट सेल्स हैव ऑल द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट, बंडल शीट सेल्स में ये सारे फीचर हैं कि किन फीचर्स के बगैर? बेटा बंडल शीट सेल्स का साइज लार्ज होता है, जरूरी है बेटा। दे आर प्रेजेंट अराउंड द बेसोफिल सेल, गलत है। दे आर प्रेजेंट अराउंड द वास्कुलर बंडल। ये हमारे पास जाइलम है, ये हमारे पास फ्लोएम है, और इन्हीं के इर्द गिर्द बेटा ये होते हैं प्रेजेंट बंडल शीट सेल्स। तो मुझे बताइए ये जो बंडल शीट सेल्स है ये क्या बेटा ये मेसोफिल सेल्स के इर्द गिर्द है? नहीं बेटा, ये प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल्स के नहीं बल्कि बंडल शीट वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द। कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हाइन में क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होते हैं। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ क्रेंज एनाटमी, क्रेंज एनाटमी तो इन्हीं की वजह से है, तो क्रेंज एनाटमी का ये हिस्सा है, तो ये गलत है। आर इम्परवस टू गैसेस एक्सचेंज, हाँ ये गैसेस एक्सचेंज होने नहीं देते हैं, ये ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देते हैं, तो ये सही है। इंटरसेलर स्पेस आर प्रेजेंट, कॉमन सेंस है, कॉमन यार, ये अगर इंटरसेलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे तो फिर इम्परवियस कैसे बनेगा? तो इंटरसेलर स्पेस यहां पे नहीं होते, दैट्स व्हाई बंडल शीट सेल्स ये इम्परवियस होते हैं, तो इंटरसेलर स्पेस आर प्रेजेंट, ये गलत है। सेवरल लेयर स्ट्रक्चर बनाया मैंने, कपल ऑफ लेयर, तो लेयर्स होती है। हैव थिक वॉल, बिल्कुल बेटा इनमें वॉल बिल्कुल थिक होता है, तो बी डी एंड एफ आप देख लीजिए कहां पे है बी डी एफ। देखिए सोगोबर, C4 प्लांट्स आर स्पेशल बिकॉज C4 प्लांट्स में क्या खासियत है बेटा? नंबर 1 दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ एनाटमी, हाँ बेटा इनमें स्पेशल टाइप ऑफ एनाटमी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज क्रेंज एनाटमी, इसको क्रेंज एनाटमी कहते हैं। नंबर 2 दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर को टॉलरेट करते, ये भी सही है। दे शो रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स के दे शो रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, सही है। दे लैक फोटो रेस्पिरेशन, सही है बेटा। दे हैव लेसर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, नहीं बेटा ये फोटोसिंथेसिस ज्यादा करते हैं, बेटा इनमें फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है, तो ऐसा पता फोटो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज करता है, इनमें फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है या नेग्लिजिबल है तो इनमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, लेस नहीं होगी, तो ये गलत है। तो ये गलत वाला स्टेटमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑकर्स ट्वाइस, वन इन द मेसोफिल सेल्स एंड अनदर इन द बंडल शीट सेल्स, हाँ ये भी सही है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन 2 बार होती है। C4 साइकिल मेसोफिल सेल्स में स्टार्ट होता है और C3 साइकिल बेटा बंडल शीट सेल्स के अंदर होता है, तो 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है। चलिए ये तो आपको पता है, यहां पे A B C
शाबाश, डी, ई को और एफ को आइडेंटिफाई करना है बेटा। ए यहां पे ये बिल्कुल आपको पता है सेल के बारे में पूछा गया है, ये कौन सी सेल है बेटा? C4 प्लांट्स में इनिशियल कार्बोक्सिलेशन होती है मेसोफिल सेल्स में, तो बेटा ये जो ए यहां पे है ये मेसोफिल सेल है। फिर जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाके बेटा SiO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, मैंने ऑलरेडी बताया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां पे है ये रिएक्ट करेगा बेटा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ, तो यहां पे बनेगा क्या बेटा? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, वो कन्वर्ट होगा मैलेट में या वो कन्वर्ट होगा एस्पार्टेट में। तो जो यहां पे ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का पेप के साथ रिएक्ट करना, ये कहना फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स होना, तो बी इज फिक्सेशन बेटा। आगे जाके अगर हम सी की बात करेंगे, सी क्या हुआ? यहां पे C3 एसिड से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनेगा, तो यहां पे रीजनरेशन यानी कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट वापस बनेगा किससे? पाइरुवेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बना, तो ये रीजनरेशन है। जरा बेटा यहां पे आप देख लीजिए ई, बेटा ई क्या है? ये C4 एसिड, ये मैलेट, मैलेट का क्या होता है? मैलेट डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये सबस्टेट नहीं, ये प्रोसेस है, यानी कि C4 एसिड जो हमारे पास मैलेट या एस्पार्टेट होगा, तचना के साथ डीकार्बोक्सिलेशन वहां पे बनता है पाइरुवेट, तो ई है डीकार्बोक्सिलेशन। जब डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो एफ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यही कार्बन डाइऑक्साइड बेटा जाएगा कैल्विन साइकिल में, और एक फिक्सेशन यहां पे हुई, दूसरी फिक्सेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड मैलेट या एस्पार्टेट से रिलीज हुआ वो बेटा यहां पे कैल्विन साइकिल में जाएगा, तो सेकेंडरी फिक्सेशन यहां पे होते हैं। प्राइमरी फिक्सेशन होती है मेसोफिल सेल्स में, सेकेंडरी फिक्सेशन होती है बंडल शीथ सेल्स में। आप चूज कर सकते हैं ये यहां से। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट दी हैच एंड स्लेक, यानी कि C4 पाथवे के बारे में गलत क्या है बेटा? इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस विच ऑकर्स इन द प्लांट्स एडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स। हाँ बेटा, ये उन्हें प्लांट्स में होती हैं जो ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं बेटा। नंबर सेकंड, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड सिंथेसाइज्ड इन द बंडल शीथ सेल्स और ट्रांसपोर्टेड टू द मेसोफिल सेल्स। हाँ बेटा, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बनते हैं जिनको हम C4 एसिड्स कहते हैं। यमंच वनानुज गुबर C4 एसिड्स बेटा, यही C4 एसिड सिंथेसाइज हो जाते हैं कहां पे? इन द बंडल शीथ सेल्स। गलत बेटा, ये सिंथेसाइज होते हैं मेसोफिल सेल्स में, ट्रांसपोर्ट होते टू बंडल शीथ सेल्स, तो ये वाला गलत है। मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स आर रिच इन रुबिस्को। गलत बेटा, रुबिस्को C4 प्लांट्स के बंडल शीथ सेल्स में होता है क्योंकि उनके मेसोफिल सेल्स में पेप कार्बोक्सिलेज होता है, पेप केस होता है। दैट्स व्हाई बेटा यहां पे C3 नहीं C4 साइकिल होता है। C3 साइकिल ऑकर्स इन बंडल शीथ सेल्स, बिल्कुल सही है। कैल्विन साइकिल इज द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स इन द, बिल्कुल बेटा C3 साइकिल जो है कैल्विन साइकिल से ही ग्लूकोज बनेगा। तो एज गुबर पता है, ये नजर आए गोबर, जब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ वो कैल्विन साइकिल में जाएगा, कैल्विन साइकिल में वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होकर वहां पे ग्लूकोज बनेगा। तो आगे बढ़िए, द बंडल शीथ सेल्स लैक रुबिस्को नहीं, बंडल शीथ सेल्स में तो C3 साइकिल होता है, तो वहां पे कॉमन सेंस है, वहां पे तो रुबिस्को होगा ही, क्योंकि रुबिस्को के बगैर कैल्विन साइकिल का होना बिल्कुल इंपॉसिबल है, क्योंकि ये पहला एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेशन करेगा। अभी मैंने कहा कार्बोक्सिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, और उस फेज के लिए जो एंजाइम चाहिए वो तो रुबिस्को ही है, तो रुबिस्को यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे, ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है बेटा। जरा असर्शन पढ़ लेते हैं। फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीजेस द फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ C3 प्लांट्स। ये सही है बेटा, क्योंकि जो हमारे पास RUBP होता है, ये RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, और बेटा इस टाइम पे आपको पता होगा बेटा, उस टाइम के जो रुबिस्को होगा, ये रुबिस्को एक्ट करेगा एज कार्बोक्सिलेज, और बेटा यहां पे बनेगा बेटा, या यहां पे होगी फोटोसिंथेसिस। लेकिन बेटा आपको यह भी पता है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पे ये गई गुबर, दिस इज फोटोसिंथेसिस, और जब ये होगी तो यहां पे होगी बेटा फोटो रेस्पिरेशन। और बेटा इस टाइम पे जो रुबिस्को होगा, रुबिस्को विल एक्ट एज ऑक्सीजनेज। कहा आए वो समझ गोबर। और उसके बाद अगर आप देखेंगे RUBP दोनों में सेम है। RUBP बेटा हमें फोटोसिंथेसिस में भी चाहिए, और RUBP बेटा हमें फोटो रेस्पिरेशन में भी चाहिए। दैट्स व्हाई जब फोटो रेस्पिरेशन होगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम होगी, क्योंकि RUBP जब इस पाथवे में चला जाएगा तो इसमें डेफिसिट होगा, फोटोसिंथेसिस में डेफिसिट होगा RUBP का, और उसकी रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, बेटा ये भी सही है।
सबसे एबंडेंट प्रोटीन है, लेकिन बेटा प्रॉब्लम है कि ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। अगर यहां पे ऐसा होता कि रुबिस्को जब ऑक्सीजनेज एक्ट करेगा तब वो आरयूबीपी को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के फोटो रेस्पिरेशन करेगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस में जो आरयूबीपी का इनपुट होगा वो कम होगा, तब बेटा ये इसको एक्सप्लेन कर पाता। लेकिन यहां पे ये भी सही, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट, बेटा यहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है आपको। पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे, द बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद रुबिस्को इज कॉम्पिटिटिव एंड इट इज द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट डिटरमाइंस विच ऑफ द टू विल बाइंड विद द एंजाइम। बेटा आपको पता है कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और बेटा ऑक्सीजन है, अगर ये प्रेजेंट है 1:1 की रेशियो में, देन बेटा अभी मैंने बताया रुबिस्को हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा यहां पे ज्यादा क्या होगी बेटा, मोर विल बी, शाबाश बेटा शाबाश, फोटोसिंथेसिस, और बेटा जो फोटो रेस्पिरेशन होगी वो कम होगी। लेकिन अगर एक काम करेंगे, आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम कीजिए या बराबर रख लीजिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, फिर भी अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रुबिस्को ज्यादा एक्ट करेगा इस कार्बोक्सिलेज, तो बेटा अगेन फिर से बेटा यहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी और बेटा फोटो रेस्पिरेशन कम होगी। लेकिन अगर अब आपने बेटा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाई, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रुबिस्को एक्ट करेगा इस ऑक्सीजनेज, और बेटा यहां पे कॉमन सेंस है, जो फोटोसिंथेसिस है वो कम होगी और बेटा जो फोटो रेस्पिरेशन है वो ज्यादा होगी। मतलब रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा या ऑक्सीजनेज एक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा इनकी रिलेटिव कंसंट्रेशन पे। ठीक है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन भी करेगा, ऑक्सीजनेशन भी करेगा, लेकिन क्या करेगा दो में से ज्यादा कौन सा काम करेगा, यह डिपेंड करेगा इन दोनों की रिलेटिव कंसंट्रेशन पे। In C3 plants, some oxygen does bind to the rubisco and hence carbon dioxide fixation. हाँ, C3 plants में मीजोफिल सेल्स के अंदर, तो आई पता C3 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को होगा। ये मान तो मीजोफिल सेल, ये मीजोफिल सेल C3 प्लांट्स में, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यहां पे ऑक्सीजन भी है, यहां पे बेटा RUBP भी है, यहां पे बेटा रुबिस्को एंजाइम भी है। जब ये सारे के सारे हैं तो बेटा कॉमन सेंस है, रुबिस्को इन दो को मिलाएगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, रुबिस्को इन दो को मिलाएगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगी। यानी कि बेटा C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस फोटो रेस्पिरेशन बेटा साइमल्टेनियसली होती है, और वही यहां पे लिखा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कम हो जाएगी। कॉमन सेंस है, क्योंकि आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन जब आरयूबीपी इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसके साथ रिएक्ट करने के बजाय इसके साथ करेगा, तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। नंबर थर्ड, ड्यूरिंग द फिक्सेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय रुबिस्को, आरयूबीपी इज कन्वर्टेड टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट। गलत है बेटा, जब आरयूबीपी, जब ऐसा होगा, जब आरयूबीपी बेटा ये हमारे पास एक 5 कार्बन कंपाउंड है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बताइए कितने कार्बन हमारे पास? 5। इसमें कोई कार्बन है या जो ऑक्सीजन, इसमें कार्बन नहीं है, तो टोटल कितने कार्बन है? 5। बेटा जब आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बेटा जो रुबिस्को एंजाइम है वो एक्ट करेगा ऑक्सीजनेज, तब जाके यहां पे 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनेगा, युसक्ता कार्बन कंपाउंड, और बेटा फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। कैसा बने? फॉस्फो ग्लाइकोलेट। गोबर कॉमन सेंस, यहां पे कार्बन कितने? 5। इन 5 में से 3 इसके पास है, तो इसके पास कितने होंगे? 2। तो यहां पे एक 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा, एक 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर ये एक है तो ये भी एक ही बनेगा, ये भी एक ही बनेगा, क्योंकि 5 1 are 5, 5 कार्बन, यहां पे 3 1 are 3, 2 1 are 2, तब जगह 5 कार्बन। अगर ये 2 होंगे तब ये भी 2 बनेंगे, ये भी 2 बनेंगे। ये चुतई लिखित कि ये लिहाजा गोबर जब एक आरयूबीपी कन्वर्ट होगा टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ, हाँ, एक मॉलिक्यूल पीजीए बनेगा, लेकिन 2 मॉलिक्यूल नहीं बल्कि एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इन दी फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर। हाँ, फोटो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज नहीं बनता है, ग्लूकोज तो बनता है फोटोसिंथेसिस में, बेटा एटीपी नहीं बनता, NADPH नहीं बनता है। इंस्टेड हाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सिंस बेटा ये आउट ऑफ टेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं कुछ बताऊंगा वो टेक्स्ट से बाहर है, लेकिन आपको याद होना चाहिए
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन तीन ऑर्गेनलीज की बदौलत की वजह से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन बेटा होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर। बेटा C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, सही है, आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से सही है कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है। C4 प्लांट्स हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेस। हां, अब फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होती है? क्योंकि बेटा जो वहां पे वैस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम, बेटा वैस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द बेटा यहां पे जो बंडल शीट सेल्स है इनके अंदर रुबिस्को है। क्या सच गोबर? इनके अंदर रुबिस्को है, ऑलरेडी मैंने बताया ये इम्परमिएबल टू गैसेस है, के अंदर रुबिस्को है। रुबिस्को होने की वजह से यानी कि यहां पे गैस एक्सचेंज ज्यादा नहीं होगा। अंदर बेटा यहां पे बंडल शीट सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि पीपल यार बंडल शीट सेल्स के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन होगी, बंडल शीट सेल्स के अंदर मैलेट या एस्पार्टेट कन्वर्ट होगा, बंडल शीट सेल्स के अंदर मैलेट एस्पार्टेट कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, यानी कि बंडल शीट सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम, क्योंकि बाहर से कोई ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं जाएगा। लेकिन यहां पे अंदर बेटा जब C4 एसिड्स मैलेट एस्पार्टेट कन्वर्ट होते हैं पायरुवेट में, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बंडल शीट सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उसी की वजह से यहां पे फोटो रेस्पिरेशन कम हो जाती है, एब्सेंट होती है। तो सही है, C4 plants have a mechanism that increases the concentration of intercellular carbon dioxide at the enzyme level, यानी कि जहां पे रुबिस्को है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है, क्योंकि इंटरसेलुलर सेल के अंदर ही बेटा यहां पे होता है डीकार्बोक्सिलेशन, और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो फोटो रेस्पिरेशन कम हो जाएगी। सही है, सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन कम क्यों है। आगे बढ़िए, फैक्टर्स पे आ जाते हैं। मेजर फैक्टर्स, मेजर लिमिटिंग फैक्टर ये सबको पता है। सबसे जो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में सब ऑप्टिमम है। आपको ब्लैकमैन्स लॉ लिमिटिंग फैक्टर तो याद होगा, मैं अभी थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। मेजर लिमिटिंग फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड है। थ्री फोल्ड इंपैक्ट सनलाइट का है, क्योंकि सनलाइट की क्वालिटी, सनलाइट की ड्यूरेशन और सनलाइट की इंटेंसिटी, ये तीनों बेटा इंपैक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को, यानी कि फोटोसिंथेसिस पे थ्री फोल्ड इंपैक्ट लाइट का है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट फोटोसिंथेसिस की रेट पे किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। मैं अभी बताऊंगा क्यों है। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन ऑफ C3 प्लांट्स बेटा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि C3 प्लांट्स में कंपटीशन है, वून में C3 वापस पे तो याद, C3 प्लांट्स में कंपटीशन है कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन के बीच में। अब जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा उतनी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई बेटा इनको हायर कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बीच में कंपटीशन है। अगर ऑक्सीजन के बीच में कंपटीशन नहीं होता तो यहां पे प्रॉब्लम नहीं थी। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बीच में कंपटीशन है आरयूबीपी के साथ रिएक्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई बेटा दे हैव हायर कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन, यानी कि इनको कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा ही चाहिए ताकि बेटा ऑक्सीजन के इंपैक्ट को नेगेट किया जाए। तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन ऑफ C3 प्लांट्स इज हायर, इट इज 450, और बेटा C4 प्लांट्स में लोअर है, क्योंकि C4 प्लांट्स में इंटरस्टेलर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जब C4 एसिड्स बेटा पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं। ये आप कर सकते हैं अब खुद ही बेटा। ये यहां पे मैं एक दो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ये मेन क्वेश्चन से ये कंप्लीट हो जाते हैं। बेटा फोटोसिंथेसिस इज साइमल्टेनियसली अफेक्टेड बाय वेरियस इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर। हां बेटा ये देख लीजिए बेटा, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, ध्यान से देखिए, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसको इंपैक्ट करते हैं, जिसको अफेक्ट करते हैं बहुत सारे इंटरनल फैक्टर, और जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं, और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर। अब बेटा मुझे बताइए फोटोसिंथेसिस को इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ लीव्स, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल कंटेंट, नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स, है ना, बहुत सारे हैं, एज ऑफ लीव्स। तो इंटरनल फैक्टर बहुत सारे हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस को बहुत सारे
इंटरनल फैक्टर और बेटा फोटोसिंथेसिस को बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर जिनमें इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, जिनमें इंपॉर्टेंट है लाइट, जिनमें इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, जिनमें इंपॉर्टेंट है आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर, और जिनमें बेटा इंपॉर्टेंट है वाटर। ये सारे के सारे बहुत सारे इंटरनल बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर, ये सारे के सारे फैक्टर फोटोसिंथेसिस को इंपैक्ट करते हैं। और इसी अब ये फोटोसिंथेसिस प्लांट कितनी फोटोसिंथेसिस करेगा, ये इनमें से कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा, इसी मुश्किल को हल करने के लिए ब्लैकमैन आया और उसने ला दिया, परहैप्स 1905 में उसने ला दिया ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। उसने क्या कहा, उसने कहा फोटोसिंथेसिस को जो फैक्टर इंपैक्ट करते हैं उनमें से वो फैक्टर जो सब ऑप्टिमल कंसंट्रेशन में होगा वही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करेगा। जैसे मैं आपको यहां पे समझाता हूं, अगर बेटा ध्यान से देखिए, मैं ये एग्जांपल बार बार देता हूं। अगर बेटा हमारे पास एक बाइसिकल बनाने वाली फैक्ट्री है, तो आई है साइकिल एग्जांपल इवन समझ तो आई बायोलॉजी एग्जांपल समझ जवान किए, दैट्स व्हाई मैं यही पे डिस्कस करूंगा। मुझे बनाने हैं बाइसिकल्स, हमारे पास एक फैक्ट्री है जो बेटा 15 स्टीयरिंग्स बनाते हैं, स्टीयरिंग्स बेटा ये बनाते हैं 20 टायर, ये बनावन 15 स्टीयरिंग्स 20 टायर्स, ये बनाते हैं फॉर एग्जांपल 20 सीट्स। ठीक, मुझे आप बता सकते हैं कि ये फैक्ट्री दिन में कितने बाइसिकल बनाएगा? अगर आप नॉर्मल कॉमन सेंस यूज करेंगे, आप कहेंगे सर ये फैक्ट्री 15 स्टीयरिंग्स बनाती है, सबसे कम तो यही बनाएगा, तो इसीलिए ये फैक्ट्री टोटल में कितने बाइसिकल्स बनाएगी ये डिसाइड करेगा नंबर ऑफ स्टीयरिंग, क्योंकि स्टीयरिंग 15 ही बनते हैं, तो टोटल ये फैक्ट्री दिन में दिन में 15 बनाएगी बाइसिकल। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, ये फैक्ट्री कितने बाइसिकल बनाएगा ये डिपेंड करेगा टायर्स पे, क्योंकि एक बाइसिकल में एक स्टीयरिंग लगती है लेकिन 2 टायर लगते हैं। मुझे बताइए स्टीयरिंग कितने बाइसिकल्स के लिए काफी है? 15। बेटा टायर कितने बाइसिकल्स के लिए काफी है? 10, क्योंकि एक बाइसिकल में 2 टायर आएंगे। और कितने सीट्स चाहिए? 1 सीट चाहिए, यानी कि 20 के लिए काफी है। तो सब ऑप्टिमम, ज्यादा तो है ये इससे, लेकिन ये तो एक ही चाहिए, 2 चाहिए, तो ऑप्टिमम का कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है। तो ये फैक्ट्री कितने बाइसिकल बनाएगी ये वो फैक्टर डिसाइड नहीं करेगा जो मिनिमम है, बल्कि वो फैक्टर डिसाइड करेगा जो सब ऑप्टिमम है, रिक्वायरमेंट से कम है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है। ये 15 स्टीयरिंग से 15 बाइसिकल बनेंगे, लेकिन 15 बाइसिकल को बनाने के लिए 30 टायर चाहिए, तो कम से कम 30 टायर होने चाहिए ताकि 15 बाइसिकल बनेंगे। तो ये फैक्ट्री कितने बाइसिकल बनाएगी? ये बनाएगी सिर्फ 15, ये बनाएगी सिर्फ 10, क्योंकि टायर सिर्फ 10 बाइसिकल्स के लिए सफिशिएंट है। तो ब्लैकमैन ने यही कहा कि अगर एक केमिकल रिएक्शन को बहुत सारे फैक्टर कंट्रोल करते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो डिसाइड करेगा वो वाला फैक्टर जो सब ऑप्टिमल कॉन्सेंट्रेशन में है। जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, ये लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम नहीं है, ये वो नहीं जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन में है, नो, ये वो है जो सब ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन में है। और तो पता कि एटमॉस्फेयर में और सनलाइट बहुत ज्यादा है, जितनी सनलाइट प्लांट्स तक पहुंचती है, ये जो कुल आकाश गोबर ये में जो फोटोसिंथेसिस करें बेटा, इस तक जो सनलाइट पहुंचती है बहुत ज्यादा है। अगर उसका, जितनी सनलाइट इस तक पहुंचती है, अगर उसका 10% भी इस तक पहुंचेगा, इसके लिए काफी है, इसको कम नहीं पड़ेगा। यानी कि जितनी सनलाइट इस तक पहुंचती है वो बहुत ज्यादा है, उसका 10% भी अगर पहुंचेगा वो भी काफी है। यानी कि सनलाइट की कमी प्लांट को नहीं होगी, ये सब ऑप्टिमम नहीं है। यानी कि लाइट सैचुरेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो सनलाइट प्लांट पे फॉल होती है अगर उसका 10% भी आएगा तो प्लांट सैचुरेट हो जाएगा, प्लांट को सनलाइट की और जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बेटा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है 0.03 to 0.04%। बेटा ये सब ऑप्टिमम है, ये कॉन्सेंट्रेशन प्लांट के लिए कम है। प्लांट को अगर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करनी है, इसको कम से कम 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। लेकिन एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.03 to 0.04, यानी कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्टिमम नहीं है, सब ऑप्टिमम है, क्योंकि ऑप्टिमम इज 0.05 जो प्लांट को चाहिए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने के लिए। लेकिन प्लांट में कितना, प्लांट के पास अवेलेबल कितना है? 0.03 to 0.04, यानी कि दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज़ इट इज प्रेजेंट इन द सब ऑप्टिमल कॉन्सेंट्रेशन। चलिए
photosynthesis is simultaneously affected by, very good. Law of limiting factors was given by Blackman in 1905. ठीक है, ये the rate of photosynthesis is determined by the factor present in suboptimal concentration. सही है. The internal factors of the plant are dependent on genetic predisposition and growth of the plant. हाँ, internal factor, leaves का number, chlorophyll का content, mesophyll cells का number, ये depend करेगा बेटा प्लांट कितनी ग्रोथ करेगा. लैक्टिस प्लांट असन कम ही गोबर, बड़े असन ज्यादा, तो प्लांट कितनी ग्रोथ करेगा. और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी कि ये प्लांट के अंदर जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स, अगर आप एक चिनार और एक राइस प्लांट सिमिलर कंडीशंस में रखोगे, क्या वो सिमिलर ग्रोथ दिखाएंगे? नहीं, क्योंकि अलग अलग जेनेटिक मेकअप है, अलग अलग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है. देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट हैव अ बियरिंग ऑन इट्स यील्ड. गलत है यार. फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, स्टार्च ज्यादा बनेगा, यील्ड ज्यादा निकलेगा. अगर फोटोसिंथेसिस कम होगी तो यील्ड भी कम होगा. टेम्परेचर हैज मोर इन्फ्लुएंस ऑन द डार्क रिएक्शन than on the light reaction, because later is enzymatic. No, ये तो काम तो ठीक. Temperature has more influence on dark reaction than ठीक, लेकिन बेटा because the later को बाद वाला यानी कि light reaction is enzymatic. नहीं बेटा, dark reaction is enzymatic. तो ये बेटा गलत होगा. Tropical plants have a higher temperature optimum देन द प्लांट्स एडेप्टेड. हाँ, ट्रॉपिक्स में जो रहते हैं वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वो टेम्परेचर को ज्यादा बर्दाश्त करते हैं, तो टेम्परेचर ऑप्टिमम भी ज्यादा होगा. C4 प्लांट्स respond to lower temperature and show higher rate of photosynthesis. बेटा C4 plants respond to higher temperature. जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे शाह बेटा उतनी ही फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे. show higher rate of photosynthesis while C3 plants have much lower temperature optimum. बेटा लोअर यहाँ पे भी, लोअर यहाँ पे भी, ये गलत है. तो अगर बेटा आप देखेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट सारी समझ आए तो आप ये खुद चूज कर सकते हैं. बेटा आगे बढ़ेंगे. Choose the wrong statements from the following. Beta, light is really a limiting factor as light saturation occurs at 10% of the full sunlight. या एक्सेप्ट, हाँ मैंने अभी कहा कि प्लांट को सनलाइट की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि जितनी सनलाइट प्लांट तक पहुंचती है, अगर उसका 10% भी पहुंचेगा तो काफी है. हाँ, वो प्लांट जो जंगल में, बड़े बड़े जंगल हमारे पास है जिनमें बड़ी बड़ी कैनोपी वाले ट्रीज होते हैं, उस जंगल में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, नीचे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उन तक ज्यादा सनलाइट नहीं पहुंचती है, वहां तक परपेचुअली डार्क होता है. हाँ, उन प्लांट्स को जो घने जंगल में बड़ी बड़ी ट्रीज के कैनोपी के शेड के नीचे ग्रो करते हैं, उनको सनलाइट की कमी होती है. या अगर कोई प्लांट किसी शेड में ग्रो करता है, उसको सनलाइट की कमी होगी. उसके बगैर प्लांट्स को जनरली सनलाइट की कमी महसूस नहीं होती है. क्यों? बिकॉज लाइट सैचुरेशन occurs at 10% of the incident light. If light intensity is increased beyond the saturation point, अगर light intensity saturation point से बढ़ाएंगे, photosynthesis does not increase. हाँ, saturation गुबरती 10% सनलाइट प्लांट तक अवेलेबल है बेटा. अब सनलाइट की कमी प्लांट को नहीं है. अब आप और सनलाइट इंक्रीज करेंगे, उससे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि अब कोई और फैक्टर लिमिट हो जाएगा, अब कोई और फैक्टर की प्लांट को कमी महसूस हो जाएगी. एंड इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स बिटवीन इंस्टेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एट लो लाइट इंटेंसिटी. गलत है, गलत है. देख लीजिए, ये लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी कम, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. बेटा लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, तो यहां पे एक लीनियर रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है. जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, लाइट इंटेंसिटी बढ़ी फोटोसिंथेसिस बढ़ी, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी. लेकिन लाइट इंटेंसिटी जब आप इससे आगे बढ़ाएंगे, अब बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब लाइट सैचुरेशन पॉइंट आएगा. वहीं लाइट इन सैचुरेशन पॉइंट मतलब बेटा अब यहां पे लाइट काफी है, लाइट और बढ़ाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा. शायद अब इस पॉइंट के आगे फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी महसूस होगी प्लांट को. तो कहते समझ, ये लाइट कम फोटोसिंथेसिस कम, लाइट ज्यादा फोटोसिंथेसिस ज्यादा. आपने लाइट बढ़ाई फोटोसिंथेसिस बढ़ी. एक पॉइंट आएगा कि अब आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगी. प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? मसला यह है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस टाइम पे प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट अवेलेबल है, लेकिन अब आप सनलाइट बढ़ाएंगे, अब फोटोसिंथेसिस कैसे बढ़ेगी? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड पेपर है, वाटर पेपर है, यानी कि अब यहां पे बाकी कोई लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा और दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट रहेगी. सो इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है. यहां देख लीजिए बेटा, एक लीनियर रिलेशनशिप है. कुतस को अख लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन लाइट इंटेंसिटी एंड फोटोसिंथेसिस एट लोअर लाइट इंटेंसिटीज. चलिए बेटा, तो ये गलत है.
ए वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी काजेस, हाँ जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लाइट इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है लाइट जो है उसमें एनर्जी ज्यादा होगी तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स की फोटो ऑक्सीडेशन हो सकती है, जिससे फिर बेटा फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्लोरोफिल ए डिनेचर हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब वो फोटो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्लोरोफिल ए तो सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, जब वही खत्म हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सही है। चलिए एक और मैं एक्सप्लेन गोबर। Choose the correct statements from the following. The atmospheric concentration of carbon dioxide is low. मैं वो 0.03 and an increase up to, हाँ मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम है, अगर इसको बढ़ाया जाएगा अप टू 0.05 फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, सही है। The current concentration of carbon dioxide is more limiting to C3 plants, हाँ क्योंकि उन्हीं को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए, C4 को तो कम चाहिए। Then we have one more. तो I guess how to choose the correct statements from the following. Also going to put you, the atmospheric concentration of carbon dioxide is very low, 0.03, and an increase up to 0.05% increases carbon. इस ठीक बेटा, current concentration of carbon dioxide is more limiting to C3 plants, ठीक है। At low light intensity, जब लाइट इंटेंसिटी कम होगी, neither C3 nor C4 respond to increased carbon dioxide concentration, हाँ जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, जितनी लाइट प्लांट को चाहिए उतनी है नहीं, फिर अगर आप बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे तो लाइट से ना पार, लाइट से कम तो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगी। एट लो लाइट इंटेंसिटी neither C3 nor C4 respond to increased carbon dioxide concentration as carbon dioxide becomes limiting, no as light is limiting। तुझु दपान अगर लाइट इंटेंसिटी कम है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई C3 और C4 प्लांट्स दोनों में, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि लाइट कम है, तो लाइट लिमिटिंग बन जाएगा इस केस में। आगे बढ़िए। बेल पेपर एंड टोमेटो और सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स वी शो हाई प्रोडक्टिविटी विद इंक्रीज्ड का, हाँ ये बेटा सही है। ये कैसे आसुन था उसको चूज है इनकरेक्ट वन या चुको मत करेक्ट परवाई चुन के यू गो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो तोय हेच तस गरज तो सही चू तय पैक्यो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन हायर देन 0.03 बिकम्स डैमेजिंग ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन, हाँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन प्लांट में 0.05 से ज्यादा है बहुत टाइम तक, तब क्या होगा, तब डैमेजिंग है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, उसकी वजह से बेटा जो सेल्स है वो डैमेज हो जाएंगे, उनमें उनको प्रॉब्लम हो सकती है। द इफेक्ट ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन प्लांट रादर देन डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेसिस, हाँ बेटा फोटोसिंथेसिस में वाटर एक सबस्ट्रेट है, H2O प्लस CO2 गिव्स ग्लूकोज, तो वाटर इज अ सबस्ट्रेट, लेकिन प्लांट में हमेशा उतना पानी होता है जितना फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, लेकिन प्लांट में पानी जब कम होता है तब भी एज अ सबस्ट्रेट वाटर इज सफिशिएंट, लेकिन जब प्लांट के अंदर पानी कम होगा लीव्स मुरझा जाएंगे, जब लीव्स मुरझा जाएंगे स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, प्लांट सिट्रस में आएगा, एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा, प्लांट सिट्रस में आएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाएगी। यानी कि अब पानी कम हुआ, पानी कम होने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, लेकिन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली होता कि अगर पानी कम हुआ तो एज अ सबस्ट्रेट आप पा रहे, ना पानी कम हुआ एज अ सबस्ट्रेट इट इज स्टिल सफिशिएंट, लेकिन पानी कम होने की वजह से लीव्स बेटा मुरझा जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री रुक जाएगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। थ्रू इट्स ठीक ऊपर वाटर सिट्रस causes stomata to close, hence increase the carbon नहीं decrease the carbon dioxide availability। गॉनिक्सा ठीक है। चलिए वाटर डेफिसिट causes the leaves to wilt and thus reduce the surface area, हाँ जो मैंने अभी कहा लीफ ऐसा है, पानी लीफ के अंदर बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, लीफ के अंदर पानी कम हुआ तो लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ड्रूप डाउन हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम हुआ इंस्टेंट लाइट कैप्चर होने का पोटेंशियल कम हो जाएगा, जब उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो सही है, जब बेटा पानी की कमी हो जाएगी उससे लीव्स विल्ट हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा सरफेस एरिया, और बेटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, जो मैंने अभी तक क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो इसके बाद वाले क्वेश्चंस है बहुत आसान है, आराम से एक मिनट का क्वेश्चन है मेरे लिए ये। बेटा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, बेटा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया गया, आपको याद है, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है ना बेटा। और बेटा कहां पे, जो बेटा एनक्लोज्ड लीफ था वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, और वहां पे बेटा स्टार्च जो एनक्लोज्ड था वहां पे
एनक्लोज ऑफ कर दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड त्रावनाव, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं था तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। ये आप खुद कर सकते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, ये सहाला जी को ऑलरेडी डिस्कस। बेटा प्रीस्ले, आपको पता होना चाहिए लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये प्रीस्ले ने नहीं कहा। बेटा इवॉल्व्ड ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, ये भी नहीं कहा। बेटा प्रीस्ले ने लास्ट वाला कहा, इसने डिस्कवर किया ऑक्सीजन को, मैंने बार बार कहा 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। देन वी हैव एंगलमैन, एंगलमैन का बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। बेटा अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है एंगलमैन एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने बेटा फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया। देख लो कहां पे है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, मामला खत्म हो जाएगा। ये यहां पे है। इंगलहाउस ने सनलाइट के रोल के बारे में बता दिया। और बेटा देन वी हैव वॉन नील, उससे कहा बेटा जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो वाटर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये आएगा वैसे, ये बेटा यहां पे पीएस सेकंड होगा क्योंकि ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये पीएस सेकंड है बेटा हमारे पास, ये पीएस फर्स्ट है बेटा हमारे पास, सही है। यहां पे पहला पीएस सेकंड है तो यहां पे क्या होता है, यहां पे वाटर यूज होता है तो ये वाटर होगा, वाटर स्प्लिट होगा, यहां पे फोटोलाइज ऑफ वाटर होगी। और यहां पे NADP पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके बेटा NADPH प्लस H पॉजिटिव बनाएगा। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। लॉकड मोकड सवाल, इफ 12 molecules of carbon dioxide are to be fixed in C3 pathway, बेटा हमें पता है अगर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाते हैं, हमें चाहिए 18 ATP और हमें चाहिए बेटा 12 NADPH। अब बेटा सवाल है कि अगर 12 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 6 के लिए ये, 12 के लिए इससे डबल होगा, इसको मल्टीपल शेन कार्बन डाइऑक्साइड खतर 18 एंड 12, 12 के लिए कितना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दिस विल बी 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और बेटा दिस विल बी 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स के लिए ये है और बेटा 12 के लिए इसका डबल होगा। If a plant growing in the condition where only light of wavelength beyond 680 nanometer are available, then find the, बेटा जब 680 नैनोमीटर से ज्यादा लाइट अवेलेबल होगी, साइक्लिक होगी कि नॉन साइक्लिक होगी, शाबाश शाबाश, तब जाके साइक्लिक होगी, तब नॉन साइक्लिक नहीं होगी, क्योंकि नॉन साइक्लिक के लिए पीएस सेकंड का एक्टिवेट होना जरूरी है। और पीएस सेकंड एक्टिवेट कब हो जाएगा, जब बेटा 680 नैनोमीटर भी अवेलेबल होगी, इसना बियॉन्ड यानी कि 680 नैनोमीटर की ज्यादा यानी कि 700 नैनोमीटर जब अवेलेबल, तब NADPH2 नहीं बनेगा, बिल्कुल, क्योंकि साइक्लिक होगी तो साइक्लिक में NADPH2 नहीं बनता है। इलेक्ट्रॉन बैक करेंगे टू द रिएक्शन सेंटर, सही है। ओनली पीएस सेकंड इज एक्टिव, नो, ओनली पीएस फर्स्ट इज एक्टिव। साइक्लिक गैस ना गोबर, ATP फॉर्मड, हाँ। ऑक्सीजन इवोल्यूशन टेक्स प्लेस नहीं बेटा, क्योंकि जब फोटोलाइसिस नहीं होगी, जब पीएस सेकंड यूज नहीं होगा, पीएस सेकंड यूज नहीं होगा तो फोटोलाइसिस नहीं होगी, फोटोलाइसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं हो जाएगा। पद गई एमएस पाने चार बेटा 6 साइकिल्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, सही है, क्योंकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब केल्विन साइकिल 6 बार होगा। इन ईच केल्विन साइकिल ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, हाँ वही है, यानी कि 6 बार इसलिए क्यों होना है केल्विन साइकिल को, 6 बार केल्विन साइकिल को इसलिए होना है क्योंकि एक बार में एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा, 6 बार में 6 होंगे। तो पढ़ लीजिए, in each Kelvin cycle only 1 molecule of carbon dioxide is fixed, hence 6 molecules of carbon dioxide are required for 1 molecule of glucose। तो यहां पे assertion भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन assertion को एक्सप्लेन करता है, यानी कि रीजन एक्सप्लेन करता है कि 6 बार केल्विन साइकिल को क्यों होना है। in all the photosynthetic plants फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन ड्यूरिंग केल्विन साइकिल इज, हाँ, हर किसी फोटोसिंथेटिक प्लांट में, शाबाश, केल्विन साइकिल के दौरान जो पहला स्टेबल फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो ये है, वो सही है। यू शुड मानते हैं हर किसी प्लांट में पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट यही है, नो, हर किसी प्लांट के केल्विन साइकिल का फिक्सेशन प्रोडक्ट, हाँ, अगर जनरल होगा फिर C4 प्लांट में पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट, शाबाश, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, C3 में PGA है, लेकिन स्टेबल केल्विन साइकिल के दौरान इन ऑल द प्लांट्स फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन ड्यूरिंग केल्विन साइकिल इज, ये सही है बेटा। और बेटा दूसरा 3-फॉस्फोग्लाइसरेट इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन ड्यूरिंग डार्क रिडक्शन, वेदर फिक्सेशन ना, बेटा ये गलत है। ये दूसरा स्टेटमेंट आपको कहता है कि PGA हमेशा बनेगा सबसे पहले, चाहे C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, गलत बेटा, क्योंकि C4 प्लांट में पेपकेस यूज होके बेटा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा, यहां पे बेटा 3PGA बनेगा, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट जो ये कहता है C3 C4 दोनों में पहला प्रोडक्ट बेटा बनेगा, शाबाश,
3PJ गलत है, क्योंकि C4 में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा, C3 में रुबिस्को बनेगा, यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है. सो गो पाने छाड़ून, A is true and B is false. पेक तो गुबर. इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, दोनों में, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में एटीपी सिंथेसिस होता है, और ये लिंक है टू द प्रोटॉन ग्रेडियंट जो अभी मैंने समझाया. सही है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जब डेवलप होगा फिर वही ग्रेडियंट ब्रेक हो जाता है और उसी से एटीपी बनेगा. ये सही है. Chemiosmotic hypothesis explains how actually ATP is synthesized in the chloroplast. बेटा chemiosmotic hypothesis आपको बताएगा कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे बनेगा, यानी कि यही आपको बताता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने से फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हो जाने से एटीपी बनेगा. यानी कि chemiosmotic hypothesis ही इसको एक्सप्लेन करता है, यानी कि chemiosmotic hypothesis ही एक्सप्लेन करता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने से फिर FO पार्ट में वोल्टेज गेटेड प्रोटॉन चैनल ओपन हो जाएगी, FO पार्ट से प्रोटॉन वापस आएंगे, एटीपी बनेगा. ये कुछ एक्सप्लेन कराइए, दैट मींस दोनों सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है. In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from. plastoquinone कहां से कहां इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है, जरा देख लीजिए. प्लास्टोक्विनोन छोड़ा पता है, आश्चुषना PS सेकंड आसान, PS सेकंड से बेटा कहां जाता है, प्लास्टोक्विनोन तक. प्लास्टोक्विनोन से कहां जाता है, ये गो ना इस्पाई तो गोबर, ये है प्लास्टोक्विनोल PQH2, और बेटा यहां से कहां जाता है, साइटोक्रोम B6 सब कॉम्प्लेक्स. तो आपको अगर कहीं पे नजर आएगा PS सेकंड तो साइटोक्रोम B6 सब कॉम्प्लेक्स वो सही है, तो गोबर ऑलरेडी ये पता. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल. ये जो पता था, एक 6 कार्बन डाइऑक्साइड से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा, या बनना 6 कार्बन डाइऑक्साइड से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड से जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वन में 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए, और मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए ये चाहिए 18 ATP एंड 12 NADPH. इसका सही जवाब होगा. और बेटा इसी के साथ आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है. मैं आऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर लेके, जिसमें हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे. मैंने बहुत तेजी से पढ़ाया, बड़ा जल्दी मैंने पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी के साथ साथ मैंने जो भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स थे, जो भी आपको चाहिए था, वो मैंने पूरा यहां पे एक्सप्लेन किया, उस सब को मैंने यहां पे डिस्कस किया. मैंने ये दिमाग में रखते हुए कि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसको मैंने पूरी तरह डिस्कस किया, इसको मैंने पूरा टाइम दिया, जितना ही डिजर्व करता था उतना दिया नहीं मैंने. मैं बड़ा तेज चला, लेकिन आई होप कि जिसने इससे पहले पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, उसको ये सारा समझ आया होगा. इस लेक्चर को एक बार फिर से देख लेना, इसमें इंशाल्लाह जो नीट होगा क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग. आई विल सी यू टुमारो विद अनदर लेक्चर ऑन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. थैंक यू सो मच.